ओके, सो मेरी आवाज आ रही है? एक बार कोई अनम्यूट करके भी बताएगा। आ रही है भैया। ठीक है। तो बेसिकली हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन डे एरे कर लिया। बेसिकली हमने पूरा का पूरा वन डे एरे जो है वो डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने रिवर्स करना सीखा, हमने लीनियर ट्रेवर्सल करना सीखा, सब एरेज जानी क्या होती है, प्रीफिक्स सम के बारे में पढ़ा, और साथ के साथ मेजॉरिटी एलिमेंट और मिसिंग डुप्लीकेट ये वाले क्वेश्चन किए। और इस एरेज टॉपिक के बाद हमने दो क्लासेस, जो लास्ट की टू क्लासेस थी, वो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर लगाई। एक पूरी क्लास जिसमें हमने टाइम एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन किया डिटेल में, और दूसरी क्लास जिसमें हमने कैसे किसी प्रॉब्लम को रीड करते हैं, कैसे कंस्ट्रेंट्स को रीड करके आता है, टीएलई कब आता है, और वो पूरा जो टेबल है वो हमने सीखी थी, और साथ के साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सीखी थी। सो हमने अब तक गेटिंग स्टार्टेड पूरा कर लिया है, साथ के साथ वन डी एरेज पूरा हो चुका है हमारा। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम स्ट्रिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, बेसिकली ये तीनों एक साथ ही होंगे। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट मेजरली आपका जो स्ट्रिंग टॉपिक है वो मुश्किल से ज्यादा क्लासेस का तो नहीं, आज थियोरेटिकल क्लास रहेगी, लेकिन इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो आपकी काइंड ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं लीड कोड के, जीएफजी के, इजी मीडियम हार्ड, वो हम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे आज की क्लास में, हम स्ट्रिंग के बारे में जो सारी थ्योरी है, जो बेसिकली मैंने शेयर भी किया था ये वाला इमेज, कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है स्ट्रिंग का, या फिर स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे में क्या डिफरेंस है, और स्ट्रिंग को नल से इनिशियलाइज करते हैं तो इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली क्या डिफरेंस है, या फिर स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से इनबिल्ट मेथड्स हैं, कंकैटेनेशन ऑपरेशन स्ट्रिंग में कैसे होता है और कितने टाइम में होता है, क्योंकि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग पूल या फिर स्ट्रिंग इंटरनिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, क्या वो इम्यूटेबिलिटी रेफरेंस वेरिएबल में होती है या फिर ऑब्जेक्ट में होती है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या फर्क है, इक्वल टू और इक्वल्स फंक्शन में क्या फर्क है, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में क्या फर्क है पर्टिकुलरली, और स्ट्रिंग बिल्डर में पर्टिकुलरली आप बात करो तो कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, और एक छोटा सा डिस्कशन जो कि रैपर क्लासेस के बारे में होगा। सो मे भी हो सकता है कि आज पूरा का पूरा ये डिस्कशन खत्म ना हो पाए, लेकिन जितना भी हो पाएगा हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की। तो किसी को कुछ स्टार्ट करने से पहले पूछना है? मुझे अर्जेंट बस उस दिन जो हमारा पेंडिंग रह गया था ना, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एक क्वेश्चन, उसके रिलेटेड पूछना था। आर वी गोइंग टू डू इट टुडे अभी या एंड ऑफ द क्लास में? बेसिकली हमारे पास, अच्छा ये जो सब एरेस वाला क्वेश्चन है इसकी बात करोगे? हाँ, यस। सब एरेस फिर एंड में ही कर लेंगे, एक बार मेरे को एंड में याद दिला देना। ठीक है, कूल। ठीक है। बाकी जो हमारा तो एक टॉपिक और है वैसे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, दैट इज रिकरेंस रिलेशंस, जो कि हम तब करेंगे जब हमारा रिकर्जन टॉपिक होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि यार अब तक हमने वन डी एरे तो समझ लिया है कि वन डी एरे क्या होता है। अब वन डी एरे में हम अलग अलग तरह के एरे बना सकते थे, मतलब जरूरी नहीं है कि हमें इंटीजर की एरे बनानी हो। हम एक आप बोल सकते हो फ्लोट की एरे भी बना सकते हैं, डबल की एरे भी बना सकते हैं, लॉन्ग की एरे भी बना सकते हैं। उसी तरह से हम एक कैरेक्टर की एरे भी बना सकते हैं, जो कि हमने एक क्वेश्चन में करी भी थी, जिसमें हमने रिवर्स करा था एक एरे को। उसमें एरे जो थी हमारी वो कैरेक्टर एरे ही थी। यानी अगर मेरी एरे कैरेक्टर एरे होती है तो ऐसे केस में बेसिकली मैं कुछ भी एक पर्टिकुलरली स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे में स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मुझे हेलो ही स्टोर करना हो तो फिर मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स
क्योंकि कैरेक्टर एरे है तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो कैरेक्टर्स होंगे, और कैरेक्टर्स हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं जावा में। तो हमारी पूरी की पूरी एरे में सिंगल कोट्स में जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और इसमें आप चाहो तो स्पेसेस डाल सकते हो, चाहो तो आप न्यू लाइन इंसर्ट कर सकते हो। उनके लिए स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। बेसिकली अगर मैं स्पेस के लिए बात करूं तो आप स्पेस के लिए तो सिंपली बस डबल कोट्स के अंदर स्पेस लिख दो, ये हो जाएगा आपका स्पेस कैरेक्टर। हालांकि अगर आपको न्यू लाइन डालनी है तो आप स्लैश एन, और ये जो स्लैश है ये बैक स्लैश वाला स्लैश होता है, मतलब नॉर्मल फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, ये बैकवर्ड स्लैश है। और इसको एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं। जो भी कैरेक्टर्स स्लैश से स्टार्ट होते हैं वो एस्केप सीक्वेंसेस है, ताकि ये एन ना हो, मतलब आप उसको एन लेटर की तरह ट्रीट ना करो, आप इसको न्यू लाइन की तरह ट्रीट करो। तो आप एक कैरेक्टर एरे में न्यू लाइन भी डाल सकते हो, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर या फिर एक कैरेक्टर एरे के अंदर आप न्यू लाइंस भी इंसर्ट कर सकते हो। साथ के साथ हम और भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे स्लैश टी का मतलब हो जाता है टैब स्पेस। ऑल दो कैरेक्टर एरे हमें इतना पढ़ना नहीं है, हम मेजरली स्ट्रिंग्स यूज करेंगे, बट थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये वाले कैरेक्टर्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, मे बी किसी एमसीक्यू में, या फिर मे बी कोई ऐसे लाइक क्वेश्चन में जहाँ पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो C++ स्पेसिफिक दे रखी है, तो वहां पर यूजुअली इन कैरेक्टर्स का यूज ज्यादा आता है, और सी में तो और भी ज्यादा आता है। सो स्लैश एन यानी न्यू लाइन कैरेक्टर आप इंसर्ट कर सकते हो। मतलब अगर मान लो मैं एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ जिसमें हेलो वर्ल्ड रखा हो, जिसमें हेलो और वर्ल्ड के बीच में न्यू लाइन हो, तो मैं क्या लिखूंगा, एक स्ट्रिंग नहीं बेसिकली एक कैरेक्टर है, तो मैं लिखूंगा HEL, फिर L, और फिर O, और फिर एक कैरेक्टर स्लैश एन वाला, बेसिकली न्यू लाइन जो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर आपके सारे कैरेक्टर्स हेलो वर्ल्ड के लिए आ जाएंगे, लाइक WOR L और D। तो इसमें क्या होगा, अगर इस एरे को आगे जाके हमें प्रिंट करवाना होगा तो हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, हम बोलेंगे हेलो तो एक लाइन में, फिर न्यू लाइन, और फिर वर्ल्ड दूसरी लाइन में। सो कुछ भी आपको स्ट्रिंग लिटरल्स बनाने हैं आप वो कैरेक्टर एरे के थ्रू बना सकते हो, उसमें और भी स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करके, क्योंकि कैरेक्टर्स तो हमारे जावा में यूनिकोड होते हैं। यूनिकोड का मतलब क्या होता था, जावा में एक कैरेक्टर कितना स्पेस लेता था, हमने सबसे पहली क्लास में ही समझा था, सबसे पहले या फिर दूसरी क्लास में। बेसिकली जावा में कैरेक्टर्स जो होते हैं वो 2 बाइट ले रहे होते हैं, क्योंकि जावा में कैरेक्टर्स जो है वो यूनिकोड बेसिस पर स्टोर होता है, मतलब उनको यूनिकोड प्रोवाइड होता है, ना कि एस्काई कोड। एस्काई कोड एक पार्ट है यूनिकोड का, लेकिन यूनिकोड में और भी कैरेक्टर्स होंगे, इंग्लिश तो होंगे ही होंगे, जापानीज, हिंदी मतलब देवनागरी, या फिर और भी बहुत सारे लेटर्स होंगे, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होंगी। सो इसमें 2 बाइट्स लगती है, मतलब थोड़ा बड़ा डेटा टाइप होता है कैरेक्टर जो जावा में होता है। लेकिन कैरेक्टर एरे से हम खुश क्यों नहीं है, लाइक हम क्यों स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टर एरे इनफ क्यों नहीं था, कोई बता सकता है कैरेक्टर एरे इनफ क्यों नहीं है, या फिर कैरेक्टर एरे के डिसएडवांटेजेस काइंड ऑफ। एडवांटेज तो यही हो गई, आप कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो गई, एरे की क्या डिसएडवांटेज थी, कोई बता सकता है। कंटिन्यूअस फिक्स्ड था, साइज। मतलब साइज इंक्रीज नहीं कर सकते, साइज ग्रो नहीं कर सकते। बेसिकली एक तो क्योंकि ये एरे है, सो हम साइज को फिक्स ही रख सकते हैं अभी के लिए। हमारा एक बार जो एरे बन गया, अगर उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं तो उसमें 5 ही रहने वाले हैं, ना तो आप साइज को इंक्रीज कर सकते, ना तो आप साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब आपको स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को हटाना हो, यानी कैरेक्टर एरे में से कुछ कैरेक्टर्स को हटाना हो, या फिर कैरेक्टर एरे में से कुछ कैरेक्टर्स को ऐड करना हो, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि कैरेक्टर एरे में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिक्स रहेंगे। अगर आपको मतलब करना ही है ऐड, आपको लग रहा है कि आज मेरे टाइम अभी मेरे लाइक करंटली स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर्स है, आगे जाके में भी 10 कैरेक्टर्स हों, कल को जाके में भी 20 कैरेक्टर हो, तो आपको एक बड़ी एरे लेनी पड़ेगी, जिसमें बाकी सारी जगहों पर कुछ आप एक मार्कर टाइप की वैल्यू स्टोर कर दोगे, कुछ /0 करके, बेसिकली जिसको नल कैरेक्टर बोलते हैं। हालांकि नल कैरेक्टर जावा में हमें चाहिए ही नहीं होता। नल कैरेक्टर क्या होता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मार्क करता है कि वो वाला सेल खाली है, उस वाले कैरेक्टर पर कुछ नहीं पड़ा, वो सेल खाली पड़ा है। लेकिन जावा में नल कैरेक्टर आप रेयरली ही यूज करने वाले हो। बेसिकली ये यूनिकोड का 0 होता है, मतलब नल कैरेक्टर को यूनिकोड में 0 कोडिंग मिलती है, या फिर एसआई कोड में भी। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही हो गया, साइज हमारा फिक्स्ड है। और कोई डिसएडवांटेज, एनी अदर डिसएडवांटेज अदर देन साइज। कंटिन्यूअस है, कंटिग्यूअस है। चलो ठीक है, वो तो लेकिन फिर काइंड ऑफ एडवांटेज बन गया, क्योंकि आप किसी भी रैंडम इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हो, वो तो एडवांटेज हो गया। क्योंकि अगर मैं किसी भी रैंडम इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ,
तो क्या मैं किसी भी रैंडम इंडेक्स को अपडेट भी कर सकता हूँ एक कैरेक्टर एरे के अंदर? मतलब मैं चाहूँ तो इसको h की जगह e बना दूं, या फिर जब मैंने रिवर्स करा था तो इसको मैंने o बनाया था, इसको मैंने h बनाया था, इसको मैंने l बनाया था, इसको मैंने e बनाया था। तो हमने कैरेक्टर्स को अपडेट भी किया था। तो रैंडम इंडेक्सिंग हमें मिल पा रही है क्योंकि कॉन्टिगुअस है। तो कॉन्टिगुअस एक डिसएडवांटेज ना होकर कॉन्टिगुअस हो जाना कैरेक्टर एरे का या फिर किसी भी एरे का कॉन्टिगुअस होना, सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक होना, ये तो उसका एडवांटेज हो गया। तो एडवांटेज में लिख सकते हो कॉन्टिगुअस एलोकेशन होती है। लेकिन और कोई डिसएडवांटेज? साइज फिक्स है। और जिन्होंने थोड़ा बहुत स्ट्रिंग्स पढ़ रखा है, मतलब जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है स्ट्रिंग्स का, वो बताओ यार, स्ट्रिंग्स में और क्या फायदे मिलते हैं हमें? मतलब एक सिंगल एरे के अंदर हम लोग मतलब अलग अलग टाइप का डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते। सिंगल एरे के अंदर अलग अलग टाइप का नहीं, स्ट्रिंग में भी आप सेम ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। अभी हम कैरेक्टर एरे के डिसएडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग सोच रहे हैं कि यार कैरेक्टर एरे इनफ क्यों नहीं था, स्ट्रिंग क्यों बनाना पड़ा जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी डबल कोट्स के अंदर? स्ट्रिंग सर बहुत सारे फंक्शन देते हैं, लाइक कंकैटिनेशन वगैरह हम नहीं कर पाएंगे, सब स्ट्रिंग वगैरह मतलब सब निकाल सकते हैं हम स्ट्रिंग से इजीली। बिल्कुल, हमारे पास स्ट्रिंग क्या करता है, बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। आपको दो एरेज कंपेयर करनी है तो आपको लूप लिखना ही लिखना पड़ेगा। आपके पास कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है दो स्ट्रिंग्स को, दो कैरेक्टर एरेज को कंपेयर करने का। या फिर आप बेसिकली ये बताना चाहो कि कौन सी स्ट्रिंग छोटी है कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, वो भी कंपेयर ही हो गया। और आपके पास और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मतलब एक हैश कोड नाम का फंक्शन होता है जिसकी वजह से आपका स्ट्रिंग्स जो है वो आगे जाके आप हैश मैप में इंसर्ट कर पाओगे। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और यहीं अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर की तरफ चले जाएंगे तो स्ट्रिंग बिल्डर में तो और भी ज्यादा फंक्शंस आपको अभी मिलेंगे, जैसे कि रिवर्स फंक्शन आपको मिल जाएगा, या फिर आपको अपेंड मिल जाएगा, या फिर इन जनरल स्ट्रिंग में भी बात करें तो आपको कंकैटिनेशन मिलता है। क्या आपको कैरेक्टर वाली एरे में कंकैटिनेशन ऑपरेशन मिलेगा, यानी प्लस ऑपरेटर मिलेगा क्या? प्लस ऑपरेटर नहीं। नहीं। तो ये सारे बेनिफिट्स तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में ही मिलते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली हमें क्या करता है, हमें वो सारे कैरेक्टर्स एक डबल कोट्स के अंदर आप लिख दो, लिटरल की तरह लिख दो, और फिर उस पर कुछ भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं तो आप परफॉर्म कर सकते हो। सिर्फ इतने नहीं होते, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन अभी मेरे को याद आ रहा था, लेंथ। लेंथ तो ऑल तो वैसे आप एरे में भी निकाल सकते हो, बट इसमें भी आप लेंथ निकाल पाओगे। और साथ के साथ एक जस्ट मेरे अभी दिमाग में आया था, वो भूल गया मैं। एक तो कंस्ट्रक्टर होगा ऑब्वियसली, जिनको थोड़ा बहुत उसका आइडिया है उनके लिए, कि कंस्ट्रक्टर्स भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, स्ट्रिंग क्योंकि क्लास है एक। और सब स्ट्रिंग फंक्शन होगा अगर आप स्ट्रिंग की बात करो तो। ऐसे कर करके बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस होने वाले हैं जो कि हमारे एक एरे के अंदर तो नहीं होते। सो बहुत सारी मेथोडोलॉजीज, बहुत सारे फंक्शंस, या फिर आप बोल सकते हो जो साइज है वो फिक्स होना, ये डिसएडवांटेजेस हैं। किसकी? ये डिसएडवांटेज है वनडी एरे की। यहाँ पर ये सारे फंक्शंस मिसिंग है। फंक्शंस ना होना डिसएडवांटेज है, एरे में नहीं होते ये सारे फंक्शंस, स्ट्रिंग में होंगे। तो इतनी तो बात समझ आ रही है कि हमें स्ट्रिंग पढ़ना क्यों है। यस और नो? ठीक है। अब मेन हम स्ट्रिंग की तरफ चलते हैं। हम स्ट्रिंग में ना बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और एक होता है स्ट्रिंग लिटरल। एक होता है स्ट्रिंग लिटरल वर्सेस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इन दोनों में फर्क क्या है वो समझते हैं। जब तक आज तक हमने जो भी स्ट्रिंग्स बनाई है, मतलब या फिर आपने डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर प्रिंट करी हो, तो क्या वो जो भी स्ट्रिंग्स आपने बनाई थी क्या वो डबल कोट्स के अंदर लिखी थी? जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड, इसी तरह से आपने स्ट्रिंग्स प्रिंट करी हैं या फिर बनाई भी हैं? यस और नो? तो आपने क्या लिखा है आज तक? आपने क्या यही नहीं लिखा कि एक स्ट्रिंग लेट से str नाम की बनाई और उसमें डबल कोट्स के अंदर लेट से हेलो लिख दिया, या फिर हेलो स्पेस वर्ल्ड लिख दिया, जो भी आपको लिखना था? तो ये जो तरीका है बेसिकली, जो हमने ये स्ट्रिंग बनाई str नाम की जिसमें हेलो वर्ल्ड डाला, ये हमने क्या बनाए हैं, ये मात्र एक स्ट्रिंग लिटरल बनाए हैं। जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो लिटरल होता है। लिटरल मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हालांकि अभी आगे जाके इम्यूटेबिलिटी के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट होना मतलब क्यों खास है, या फिर क्यों ये दिक्कतें भी दे सकता है। बट अभी के लिए आपको मानना है ये जो स्ट्रिंग लिटरल आपने बनाया ना, ये कांस्टेंट है। ये बन गया तो बन गया, इसमें हेलो वर्ल्ड है तो है, ये लिटरल है। अब यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते। हालांकि एसटीआर में आपने हेलो वर्ल्ड डाला है तो आप एसटीआर में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज बनाई है, ये राइट हैंड साइड पे जो बनाया है, ये आपका एक स्ट्रिंग लिटरल है। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया है उसको क्या बोलते थे? एरे में क्या बोलते थे जो लेफ्ट हैंड साइड पे बनाते थे? इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरआर। एरआर को क्या बोला जाता था? एरआर होता क्या था?
क्या वो एक प्रिमिटिव वेरिएबल होता था या फिर वो ऑब्जेक्ट होता था या क्या होता था ARR? रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल होता था। तो यहाँ पर जो str नाम का वेरिएबल है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है। मतलब आपने एक स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, जैसे एरे का रेफरेंस वेरिएबल बनाते थे, अब स्ट्रिंग का रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हो, आगे जाके एयरलिस्ट का बनाओगे, मतलब पहले वैसे बना चुके हो एयरलिस्ट का तो, या फिर आगे जाके आप मे बी स्ट्रिंग बिल्डर का बनाओगे, आगे जाके स्टैक का बनाओगे। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख रहे हो, अगर वो प्रिमिटिव की जगह कोई भी और डेटा टाइप है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वो रेफरेंस वेरिएबल ही होगा। अगर यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी वो 8 डेटा टाइप्स के अलावा इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इन सब के अलावा अगर कोई भी डेटा टाइप आपने लिखा, तो ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आपने वेरिएबल का नाम लिखा है ये वेरिएबल है। और वेरिएबल में कुछ ना कुछ स्टोर होता है, चेंज हो सकता है वेरिएबल, मतलब जो चेंज हो पाए। लेकिन ये किस तरह का वेरिएबल है? ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, एक रेफरेंस स्टोर करेगा, मतलब एक एड्रेस स्टोर करने वाला है। किसका एड्रेस? जो भी ये स्ट्रिंग बनाया उसका एड्रेस। मतलब हमारा रेफरेंस वेरिएबल हमें पता है कि क्योंकि एरेस में रेफरेंस वेरिएबल स्टैक में स्टोर होते थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो रेफरेंस वेरिएबल है वो स्टैक में स्टोर होगा। फंक्शन कॉल स्टैक, थोड़ा बहुत एरेस का पहली वाली क्लास आनी चाहिए, मतलब मैंने बिल्कुल ही नो प्रीरिक्विजिट लिख दिया था, लेकिन एरेस की पहली क्लास आनी चाहिए, मतलब आपको एरे की मेमोरी मैपिंग आनी चाहिए कि एरे कैसे स्टोर होती है। तो नहीं भी अगर आती तब भी ट्राई करना, समझ आ जाएगा स्ट्रिंग डायरेक्टली। तो हमारा ये जो str है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि स्टैक में स्टोर होगा, लेकिन ये एक स्ट्रिंग लिटरल है या फिर एक कांस्टेंट है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा हीप में स्टोर होने वाला है, रैंडम मेमोरी में स्टोर होने वाला है। अब हीप में कौन से जगह पर स्पेसिफिकली ये स्टोर होता है वो अभी डिस्कस करते हैं, बट अभी के लिए ये हमारे रैंडम मेमोरी में, बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी में, वैसे तो उसका नाम रैम ही हो गया, बट आप बोल सकते हो हीप में, हीप एरिया में स्टोर होने वाला है। एक पर्टिकुलर एरिया का नाम होता है, वो भी जस्ट मैं बताने ही वाला हूँ। बट अगर इसकी मेमोरी मैपिंग अगर हम करें इस लाइन की, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो होगा क्या इंटरनली? इंटरनली आपके पास एक तो स्टैक होगी, पहली बात, जो भी मेमोरी मैपिंग में होगा, यानी रैम में जो अंदर हो रहा होगा, आपकी मेमोरी कैसे एलोकेट हो रही होगी। तो पहला आप तो स्टैक होता है आपके पास, फिर दूसरा आपके पास होता है हीप एरिया। हीप एरिया बहुत ही अनऑर्गेनाइज एरिया होता है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी मेमोरी मिल सकती है, जहाँ पे भी फ्री होगी। स्टैक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होता है, आपको कॉन्टिगुअस तरीके से या फिर फंक्शन बाय फंक्शन मेमोरी मिलती है, और उसको और थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से बोलना हो तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता है, मतलब सारे वेरिएबल्स या फिर सारे एक फंक्शन के वेरिएबल्स एक जगह होते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास, अगर मान लो ये जो भी वेरिएबल आप बना रहे हो, जिस भी फंक्शन में बना रहे हो, उस फंक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के लिखे होने की वजह से एक str नाम का वेरिएबल आ जाएगा। अब वो str नाम का रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि रेफरेंस स्टोर करता है, क्योंकि वो एड्रेस स्टोर करता है, तो वो एड्रेस किसका स्टोर करेगा? वो एड्रेस स्टोर करेगा हेलो वर्ल्ड का। तो आप हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग हीप में बना रहे होगे, और ये स्ट्रिंग लिटरल, ये कांस्टेंट का जो भी एड्रेस होगा, अब आपको एरे का तो एड्रेस पता है। एरे का एड्रेस मतलब किसका एड्रेस? अगर मैं बोलता था एरे का एड्रेस, यानी कौन सा एड्रेस? एरे में तो बहुत सारे हीप का ब्लॉक जहाँ होते हैं, पे स्टार्टिंग ब्लॉक का स्टार्टिंग। सबसे हीप में पहले block स्टार्टिंग ब्लॉक। उसको बोलते क्या है? हीप के सबसे, एरे के सबसे पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस वो होता क्या है? वो सबसे पहला बाइट, उसका एक बेस नाम, एड्रेस। बेस एड्रेस। तो वैसे ही हमारा एक स्ट्रिंग का भी बेस एड्रेस होगा, इस स्ट्रिंग का भी एक बेस एड्रेस होगा, इस लिटरल का। मान लो वो स्ट्रिंग का जो बेस एड्रेस है वो लेट से हमारा 4000 है, तो ये जो str नाम का रेफरेंस वेरिएबल है वो 4000 को पॉइंट कर रहा होगा। मतलब हमें इतनी इंटरनली जाने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही नहीं होता वैसे भी कि वो एड्रेस कौन सा है, हम निकाल ही नहीं सकते जावा में, बट थोड़ा आइडिया लेने के लिए, थोड़ा मतलब कंपैरिजन करने के लिए ऐसे ही आप बोल सकते हो कि जो भी ये ऑब्जेक्ट का सबसे पहला ब्लॉक होगा, सबसे पहला बाइट होगा, वहां पर ये str नाम का रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा होगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी काम होता है वो स्टैक में होता है, राइट हैंड साइड में जो भी काम होता है वो हीप में होता है। अब अगर आप स्पेसिफिकली स्ट्रिंग को प्रिंट करो, अगर मान लो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR करता था, तो क्या होता था? कोई याद करके बताओ। अगर एक ARR है, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR, इसमें लेट सपोज मैंने 1 और 2 डाल रखा है, और फिर ARR को प्रिंट करो, तो क्या होता था? हैश कोड प्रिंट होता था। उसका हैश कोड प्रिंट होता था। लेकिन स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं है। अगर स्ट्रिंग के केस में आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str करोगे, तो वो उस str का हैश कोड प्रिंट नहीं करेगा, मतलब वो कुछ ना कुछ अजीब सी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। वो पर्टिकुलरली लूप लगाएगा सारे कैरेक्टर्स के ऊपर, और उन सारे कैरेक्टर्स को एज इट इज प्रिंट कर देगा। मतलब
एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना का ये मतलब नहीं है क्योंकि आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एसटीआर लिख रखा है, एक लाइन है तो फिर कांस्टेंट टाइम हो गया, नहीं। स्ट्रिंग को प्रिंट करना भी उतना टाइम लेता है जितने उस स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होते हैं। अब हालांकि मतलब कुछ बफर वफर का चक्कर हो वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली आप यही मानना है, मतलब आपको ये नहीं बोलना कि स्ट्रिंग को प्रिंट करना यानी कांस्टेंट टाइम, आपको ये बोलना है स्ट्रिंग को प्रिंट करना यानी ऑर्डर ऑफ एल टाइम, और वहां पे एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके प्रिंट कर देगा लूप लगा के। अब मैं बोल रहा हूँ सारे कैरेक्टर्स को, आपने तो बोला कि स्ट्रिंग एक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक अलग से डेटा टाइप है, एक नया हमने डेटा टाइप बनाया है, लेकिन फिर उसमें सारे कैरेक्टर्स कहाँ से आ गए, ऑब्वियसली इसमें तो सारे कैरेक्टर्स ही है ना, ये एच ए कैरेक्टर है, ई ए कैरेक्टर है। इंटरनली स्ट्रिंग में क्या हो रहा होता है, इंटरनली स्ट्रिंग यूजेस अ कैरेक्टर एरे ओनली। अभी मैं कोड दिखाऊंगा आपको जावा 8 का, लेकिन इंटरनली जो स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर है, बेसिकली स्ट्रिंग एक क्लास है, आगे जाके हम क्लासेस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो मैं अभी बहुत सारी ये बातें कर रहा हूँ कि आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, चिंता मत करना, सारा कुछ पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत अभी के लिए एब्स्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा आपको, अभी के लिए आपको बोलना पड़ेगा चलो ठीक है मान लेता हूँ आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो जानना जरूरी है। सो जो स्ट्रिंग होती है वो एक क्लास होती है, क्लास में बेसिकली होता क्या है, दो चीजें होती हैं मेनली, एक तो क्लास में कुछ डेटा होगा जो भी आप स्टोर करना चाहोगे उस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट में, या फिर दूसरी चीज फंक्शंस होंगे जो कि अभी हमने डिस्कस करे थे, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड होंगी और साथ के साथ जो डेटा होगा वो स्टोर करेंगे। तो डेटा तो इस केस में हेलो वर्ल्ड ही है, लेकिन वो जो डेटा है वो किस तरीके से स्टोर्ड है, वो डेटा कैरेक्टर एरे की तरह से ही स्टोर्ड है। इंटरनली तो कैरेक्टर एरे ही बन रही है, हालांकि हमें वो चिंता करने की जरूरत नहीं है वो कैरेक्टर एरे कैसे बन रही है, हमारे लिए वो एक सिंगल डेटा टाइप है जिसमें वो सारे कैरेक्टर्स एक साथ डबल कोट्स के अंदर स्टोर हो रखे हैं। अब हमें फर्क नहीं पड़ता, उसने इंटरनली एक एरे बनाई होगी जिसमें एच फिर ई फिर एल फिर एल फिर एल, मतलब फिर ओ एंड सो ऑन, उसने एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक इंडेक्स पर स्टोर किया होगा। वी डू नॉट केयर, वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रिंग हमारे लिए हैंडल कर लेता है, तभी हम स्ट्रिंग्स यूज करेंगे। सो ये तो पहला सिंटैक्स था स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने का, जो कि था स्ट्रिंग लिटरल्स बनाना। क्या ये सिंटैक्स सबको समझ आया और इसकी मेमोरी मैपिंग भी? हाँ है ना, कि इस मेमोरी मैपिंग में हुआ क्या, या फिर एक स्ट्रिंग लिटरल कैसे बना। अच्छा, हैश कोड किस केस में प्रिंट कर रहे थे? हैश कोड एरे के केस में, अगर आप एक एरे बनाते हो और एरे में एरे के रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करते हो तो उसका हैश कोड प्रिंट होता है, दिखाता हूँ। अभी हम जब कोडिंग पे जाएंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो भी बीच बीच में होंगे। और ठीक है, वैसे मतलब एक चीज दिखाता हूँ, शायद से पहले किसी को दिखाई भी थी। मैंने एक, हाँ, मैंने एक कोड लिखा था जो कोड प्रेडिक्ट करे कि कौन 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 प्ले ऑफ में पहुंचेगा। सो मेरे कोड के हिसाब से जीटी तो ऑब्वियसली पहुंचनी थी, सीएसके, एमआई और साथ में मतलब लखनऊ पहुंचनी थी, तो कोड सही था, मतलब कुछ नहीं था, रिकर्जन नहीं था, लेकिन स्टिल कोड ने ऑलमोस्ट सही बोला, भले इसने ये 5 बोले थे सबसे टॉप के। ठीक है, एनीवेज वापस चलते हैं। ठीक है, बहुत वेला टाइम है मेरे पास। स्ट्रिंग्स, ये वाइट थीम में कैसे आ रहा है? ओके, सो हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग बनानी है तो हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग str, इसमें अगर मैं लेट से हेलो वर्ल्ड डालूंगा, तो अगर आप इस स्ट्रिंग str को प्रिंट करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str को, तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स एक एक करके लूप लगा के इंटरनली कुछ ना कुछ हो रहा होगा और हमारे को वो सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होकर मिल रहे होंगे। इंटरनली क्या होता है, वैसे इंटरनली एक टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन इन्वोक होता है जिसकी वजह से ये सारे बेसिकली कैरेक्टर्स प्रिंट हो पा रहे हैं। मतलब स्ट्रिंग के लिए नहीं होगा टू स्ट्रिंग, लेकिन बाकी डेटा टाइप्स के लिए होता है। लेकिन वही चीज अगर मैं एरे में करता हूँ, यही सेम चीज अगर मैंने एक एरे बनाई जिसमें लेट से मैंने कुछ वैल्यूज रख ली, जो कि वैल्यूज लेट से अभी के लिए 0 0 0 ही है, लेकिन मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट अगर प्रिंट एल एन ARR करूंगा तो वो 0 0 0 प्रिंट नहीं होने वाला, मतलब वो लूप लगा के सारी वैल्यूज को प्रिंट नहीं करेगा एरे में। एरे में वो उस एरे का हैश कोड प्रिंट करेगा। अगर आपको कुछ करना ही है उस एरे के डेटा को प्रिंट, तो आपको एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। कौन सा इनबिल्ट फंक्शन था, मैंने बताया था, एक एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके प्रिंट करना हो तो आरसीबी तो छोड़ दो भाई, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग नाम का
एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, जिसमें मैं एरर को पास कर दूंगा तो वो सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो स्ट्रिंग में ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, स्ट्रिंग में आपको कुछ भी स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनली टू स्ट्रिंग ही कॉल करता है और टू स्ट्रिंग में लूप ही लगता है स्ट्रिंग के लिए। क्लियर है ऋषभ? ओके, तो वापस चलते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि कैरेक्टर एरे क्या है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि वो स्ट्रिंग से क्यों पुअर है या फिर हमें क्यों स्ट्रिंग्स बनानी चाहिए, हमने स्ट्रिंग लिटरल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि यहाँ पे भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन एक दूसरा सिंटैक्स भी है जो कि जिससे आप स्ट्रिंग्स बना सकते हो। उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो हम समझ लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन जिस तरीके से एरेस का दो सिंटैक्सेस थे एरे बनाने के, वैसे स्ट्रिंग के में भी दो सिंटैक्सेस होंगे। एक तो सिंटैक्स था अगर आपको एरे में बहुत सारी वैल्यूज देनी है तो आप इस तरीके से लिखो कि न्यू इंट एरे 10 साइज की है, 20 साइज की है, n साइज की है। लेकिन अगर आपको पता है एरे में मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है और वो वैल्यू कौन कौन सी है आपको पता है, तो आप दूसरे तरीके से जो एरे बना सकते हो वो इस तरीके से भी बना सकते हो कि इंट एरा2 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, मतलब जो भी वैल्यूज है वो आप करली ब्रेसेस के अंदर पास कर दो। यहाँ पे न्यू नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक नई एरे नहीं बन रही, न्यू कीवर्ड नहीं लिखा गया। डज इट मीन के नई एरे नहीं बन रही? नहीं यार, यहाँ पे भी नई एरे बन रही है, यहाँ पर भी नई एरे बन रही है। न्यू कीवर्ड का ना होना इज नॉट इनफ के बोल देना कि नई एरे नहीं बन रही। सेम गोज विद यहाँ पर भी, यहाँ पर भी न्यू कीवर्ड नहीं लिखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं बना। ये जो स्ट्रिंग है इसका ऑब्जेक्ट बना है, बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग लिटरल बना है हमारा। तो न्यू कीवर्ड हो या ना हो, इस अभी के लिए आपको ये मतलब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि न्यू कीवर्ड होगा तो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, न्यू कीवर्ड नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा होगा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्ट्रिंग लिटरल बन रहा है, बेसिकली वो हीप में बन रहा है। और अगर आप लिखते हो स्ट्रिंग, दूसरा तरीका str2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और फिर करली ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स में प्रोवाइड कर देते हो जो भी आप स्ट्रिंग प्रोवाइड करना चाहो। सो ये एक दूसरा तरीका है, यही चीज करने का ये दूसरा तरीका है। और अगर आप str2 को भी प्रिंट करोगे तो वो भी आपको str2 वाली स्ट्रिंग मतलब हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं str2 को प्रिंट करूँ तो वो भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा है। अगर इसको हेलो वर्ल्ड की जगह लेट से हेलो जावा कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो हेलो जावा प्रिंट करके देगा। मतलब जो भी आप डबल कोट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर प्रोवाइड करोगे वो दूसरा सिंटैक्स हो जाएगा स्ट्रिंग के लिए, जिस तरीके से एरेज में दो सिंटैक्सेस थे। हालांकि स्ट्रिंग में अभी आगे जाकर ये दो सिंटैक्सेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, मतलब ये दोनों सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम बात नहीं करते, थोड़ी सी डिफरेंट बात करते हैं। सो हमारे पास जो सेकंड वे है जिससे आप स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हो वो है स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और फिर इसमें डबल कोट्स में आपने हेलो वर्ल्ड डाल दिया। इससे होगा क्या? सेम मेमोरी मैपिंग, एग्जैक्टली सेम मेमोरी मैपिंग। मतलब ये जो पिछले वाले केस में किया था यही अभी भी हो रहा है। हालांकि जो चीज चेंज है वो अभी आगे आ जाएगी, मतलब जब एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स होंगी, सिमिलर स्ट्रिंग्स होंगी या सेम स्ट्रिंग्स होंगी तब जाके डिफरेंस क्रिएट होंगे। बट अभी के लिए तो ये दूसरा तरीका भी एग्जैक्टली सेम है। और इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप एक प्रॉपरली एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। मतलब पिछले केस में भी हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन डिफरेंस बोलने के लिए आप बोल सकते हो कि पिछले में हम स्ट्रिंग लिटरल बना रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ पर हम उसको थ्रू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिटरल है लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू बना रहे हैं, पिछले में भी ये ऑब्जेक्ट था। हालांकि ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो सिंटैक्टिकल शुगर है, मतलब उसी कोड को लिखने का छोटा तरीका है, मतलब आपको न्यू स्ट्रिंग वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा और एक थोड़ा सा डिफरेंस आगे जाके आ ही जाएगा। सो यहाँ पर भी सेम ही काम हो रहा है, ये मत सोचना कि भाई न्यू स्ट्रिंग बना रहे हैं तो एक नई स्ट्रिंग बन रही है या फिर कुछ नया हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले हो रहा था वो यहाँ पर भी हो रहा है। सो दिस इज द सेकेंड वे। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में लिखा गया है ये है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जो कि हीप में बन रहा है, ये रहा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा गया है वो है हमारा स्ट्रिंग का रेफरेंस वेरिएबल जो कि स्टैक में बनता है। क्या ये भी पॉइंट समझ आ रहा है सबको? जो डिफरेंस वाला पॉइंट है वो अभी बाद में आ जाएगा, हाँ या ना? क्या ये पॉइंट सबको समझ आया है? ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास अगर मान लो मैं बोलता हूँ एक एरे को आपने इनिशियलाइज नहीं करा, या फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक प्रिमिटिव वेरिएबल से। अगर आपने एक प्रिमिटिव वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करा और इस प्रिमिटिव वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहोगे तो जावा को क्या दिक्कत आएगी, या फिर जावा को कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा? क्या लगता है क्या होता था इस केस में?
जावा क्या बोलता था, एक एरर थ्रो करता था कि यार मुझे तो दिक्कत है इस कोड से, जावा के लिए ये कंपाइलेशन एरर होने वाला है। कब? जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करा तब नहीं। अगर आप उस वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर डिक्लेयर कर दो और उसका भी कभी यूज ही मत करो तो कोई एरर नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल को, एक अनइनिशियलाइज्ड प्रिमिटिव वेरिएबल को एक्सेस करना चाहो तो फिर आपको एक एरर थ्रो होती थी, वो भी कंपाइलेशन एरर, मतलब ये कोड कंपाइल ही नहीं होगा। सो यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ रही है, ना कि ऊपर वाली लाइन पे। ऊपर वाली लाइन अलाउड है, आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहो विदाउट इनिशियलाइजेशन अलाउड है, डिक्लेरेशन विदाउट इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि भाई मैं एक एरे बना रहा हूँ, उस एरे में अगर मैं कुछ ना लिखूं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरर कर दूं तो क्या होता था? तो क्या होता था? तो क्या तब भी कंपाइलेशन एरर आती थी, हाँ या ना? क्या तब भी कंपाइलेशन एरर आएगी? देख लेते हैं। एक एरे मैंने इनिशियलाइज नहीं करी तो अगर एरर को प्रिंट करूंगा तो भी कंपाइलेशन एरर आएगी। लेकिन ऐसे केस में एरर में कुछ वैल्यू तो जाती थी, हालांकि वो इनिशियलाइज हमने नहीं कर रखा, लेकिन क्या तब भी एरर वाले वेरिएबल में कुछ ना कुछ जाता था? क्या जाता था? नल जाता था। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली हमारा, आप बोल सकते हो इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन है नल से। इम्प्लिसिटली इनिशियलाइज है नल से। इम्प्लिसिट का मतलब खुद ब खुद हमारे जावा के कंपाइलर ने या फिर जावा के जो भी रन कर रहा है जावा के कोड को, जेवीएम ने इंटरनली खुद ही कर दिया होगा, उसने एआरआर को नल से इनिशियलाइज कर दिया होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर हमने नहीं लिखा कि एरे में नल है, अगर आप एरे को प्रिंट करोगे तो फिर एरे में एरर आता था, कंपाइलेशन एरर आता था कि एरे में तो कुछ वैल्यू डाली नहीं, अनइनिशियलाइज है। तो ये हो गया इम्प्लिसिटली इनिशियलाइज करना नल से। नल से इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या आप एक्सप्लिसिटली भी एरे को नल से इनिशियलाइज कर सकते थे या नहीं? आप इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरर इज इक्वल टू नल भी लिख सकते थे, ये भी हमने देखा था। आप खुद से भी बोल सकते थे कि एरर को नल के बराबर डाल दो, मतलब अभी मुझे नहीं पता कि एरे में क्या पड़ा है, हाँ या ना? 2 मिनट में आया एरे में। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं एक एरे को एक्सप्लिसिटली खुद से इनिशियलाइज करूं नल से, एक्सप्लिसिटली नल इनिशियलाइजेशन, एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन, खुद से मैंने इक्वल टू नल लिख दिया तो भी वही काम हो रहा है जो ऊपर हो रहा था। ये एरे में समझा रहा हूँ अभी, सेम काम स्ट्रिंग में होगा। हालांकि अगर मैं अब एरे को प्रिंट करूंगा तो क्या होता था? तो क्या प्रिंट होता था? तो क्या तब भी एरर देता था वो? याद करो, क्या ये तब भी एरर थ्रो करने वाला है अगर मैं एरे को एक्सप्लिसिटली नल डालूंगा और फिर एरर को प्रिंट करूंगा? मेरे ख्याल से स्ट्रिंग में तो ये पक्का से पक्का नल प्रिंट करेगा, लेकिन एरे में देखते हैं क्या प्रिंट करता है। सो अब ये नल प्रिंट कर रहा है, मतलब थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। आप इम्प्लिसिटली अगर कुछ ना डालो, सिर्फ डिक्लेयर करो विदाउट इनिशियलाइजेशन, तो वो नल ही जाता है एरर में। एरर नल को पॉइंट कर रहा है, 0th बाइट को पॉइंट कर रहा है हीप में, मतलब किसी भी वैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा। लेकिन एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज करते हो नल से तो भी वही हो रहा है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है अगर आप एरे को प्रिंट करो इस वाले केस में जिसमें आपने इम्प्लिसिटली नल से इनिशियलाइज किया था, तो फिर वो एरर थ्रो करता था, कंपाइलेशन एरर, क्योंकि जावा बोलता है कि आपको कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करना ही करना पड़ेगा, भले ही नल से करो लेकिन कर दो। यहाँ पर भी वो नल से ही हो रहा है, लेकिन वो आपसे मांग रहा है कि आपको अगर उसको एक्सेस करना है तो बोल दो भाई नल है वो। अगर आप नल से उसको इनिशियलाइज करते हो तो फिर आप उसको प्रिंट करवा सकते हो, मतलब आप ये बता देख सकते हो कि वो एरे में पड़ा क्या है, तो आप देख सकते हो एरे में कुछ नहीं पड़ा, नल पड़ा है। हालांकि क्या इसका ये मतलब हो गया कि अगर एरे में नल पड़ा है तो फिर मैं एरे की लेंथ या फिर कुछ भी ऐसी चीज मंगवा पाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरर डॉट लेंथ, क्या ये मैं मंगवा पाऊंगा? क्या लगता है? क्या दूसरे वाले केस में अगर मैंने एरे को एक्सप्लिसिटली नल से इनिशियलाइज किया, मैंने एरे को प्रिंट किया तो एरे में नल तो था, मतलब एरर नल को पॉइंट कर रहा है, लेकिन उस केस में एरर डॉट लेंथ क्या आने वाला है? क्या लगता है? किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा क्या आएगा आंसर?
बेसिकली नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बढ़िया। सो हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने वाला है। बेसिकली एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, रन टाइम एरर। यहाँ पर वो कंपाइलेशन एरर था, वो तो एरर को प्रिंट करने पर ही आ रहा था, एरर डॉट लेंथ तो दूर की बात। यहाँ पर एरर प्रिंट हो रहा है तो नल प्रिंट हो रहा है, एरर नहीं आ रहा। हालांकि एरर डॉट लेंथ करोगे तो आपका एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, और एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एक्सेप्शन, जब कोड रन कर रहा होगा तब, यानी जब इस लाइन पर आओगे तो जाके आपको एरर मिलेगी। इससे पहले वाली लाइन सारी की सारी चल जाएंगी, देखो सारी चल रही हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है इम्प्लिसिटली किसी वेरिएबल को नल से इनिशियलाइज करने का वर्सेस एक्सप्लिसिटली किसी वेरिएबल को नल से इनिशियलाइज करने का। यही सेम केस स्ट्रिंग में भी होगा। अगर आप एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज नहीं करते तो फिर वो इम्प्लिसिटली नल से इनिशियलाइज हो रहा है, हालांकि अगर कर देते हो तो भी वो नल से होगा। डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा आप अगर उसको प्रिंट करवाना चाहोगे तो इस वाले केस में वो एरर देगा, इस वाले केस में वो नल प्रिंट करेगा। हालांकि उस नल वाली एरे में आप कुछ कर नहीं सकते, नल वाली एरे में आप इंडेक्सिंग नहीं ले सकते, मतलब एरे का 0th इंडेक्स दे दो या फिर एरे का फर्स्ट इंडेक्स दे दो या फिर एरे की लेंथ बता दो, वो सब नहीं कर सकते। अगर करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, जो बहुत ही कॉमन एक्सेप्शन है, आगे जाके बहुत बार आ रहा होगा जब आप ट्रीज वगैरह के बारे में पढ़ोगे। क्या ये डिफरेंस समझ आया? इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन टू नल वर्सेस एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन टू नल का। ठीक है, सेम गोज विद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए भी दिखा देता हूँ। सेम गोज विद स्ट्रिंग, अगर मैं मान लो एरे की जगह स्ट्रिंग ले लूं, इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं। एक आपके पास स्ट्रिंग है str1 जिसमें आपने कुछ इनिशियलाइज नहीं करा। अगर आप str1 को प्रिंट करोगे तो आपको वो एरर मिलने वाला है कि स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड। आपको एक कंपाइलेशन एरर मिला कि जो वेरिएबल है आपने इनिशियलाइज नहीं करा। तो मैं पहले तो ये वाला वर्डिक्ट ले आता हूँ str1 के लिए, कि आपने इम्प्लिसिटली इनिशियलाइज कर रखा था नल से, मतलब कोड ने इनिशियलाइज किया, आपने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, आपने तो उसको अनइनिशियलाइज छोड़ रखा था, तो कोड ने कंपाइलेशन एरर थ्रो कर दिया पहले वाले केस में। हालांकि अब मैं दूसरे केस की बात करूं, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। अब अगर हम दूसरे केस की बात करें जिसमें हम खुद से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू नल, यहाँ पे भी उसमें कुछ नहीं पड़ा। यहाँ पे नल को इनिशियलाइज करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देना, 0 कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग डाल देना। नल का मतलब कुछ भी नहीं, खाली स्ट्रिंग भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं, नथिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग और नथिंग में डिफरेंस होता है, कुछ भी ना होना और खाली चीज होना, मतलब एक ऐसी चीज जो खाली है वो होने में डिफरेंस होता है। मतलब एक जना है, एक भिखारी जिसके पास कटोरा है, कटोरा खाली है, और दूसरा एक जना है जो कि जिसका हाथ ही खाली है, तो डिफरेंस है दोनों में, उसका कटोरा खाली है, उसका हाथ ही खाली है। बहुत ही गंदा एग्जांपल था, बट एनीवेज अगर मैं string2 को प्रिंट करूंगा, सो string2 मेरा नल तो आ जाएगा। अगर पहले मैं इसको कमेंट करूँ तो मेरा string2 नल तो आ गया। हालांकि अब string2 में कुछ भी एक्सेस करना चाहूंगा, अगर मैं string2 की लेंथ निकालने जाऊंगा जो कि बेसिकली पैरेंथेसिस के साथ आती है, अभी ये भी देख लेंगे, तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा जैसे पहले आ रहा था। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? क्या ये पॉइंट छोटा सा ट्रिकियर पॉइंट समझ आ रहा है? यस और नो? ठीक है, अगर मेमोरी मैपिंग की बात करें तो मेमोरी मैपिंग कैसे होती है नल वाले केस में? इन दोनों ही केसेस में कैसे मेमोरी मैपिंग हो रही होगी? आपने एक एरर नाम का वेरिएबल स्टैक के अंदर बनाया होगा और हीप में कुछ भी नहीं बना होगा, हीप खाली होगी एक तरह से, और आपका ये जो एरर नाम का रेफरेंस वेरिएबल है ये हीप में 0th बाइट को यानी नल को पॉइंट करता है। नल बेसिकली 0th बाइट होती है, हीप की सबसे पहली बाइट, जो कि ये डिनोट करती है कि आप किसी चीज को भी पॉइंट नहीं कर रहे, आप नथिंग को पॉइंट कर रहे हो। ये चीज दोनों में भी होगी, इसमें भी और इसमें भी। आगे चलें, अगर ये पॉइंट लाइक क्लियर हो गया सबको तो। ओके, तो हमने इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट नल इनिशियलाइजेशन भी देख लिया। अब स्ट्रिंग में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यार स्ट्रिंग
बनाना एक तो एडवांटेज ये है कि उसका साइज फिक्स नहीं होता, आप स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, मतलब कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, बट आपके पास स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन होता है, आप उसमें कैरेक्टर्स को ऐड या फिर स्ट्रिंग्स को ऐड, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हो, कंकैटिनेट कर सकते हो, जो कि कैरेक्टर एरे में नहीं था। लेकिन दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो मेन डिसएडवांटेज था कैरेक्टर एरे का, या फिर जो एडवांटेज बनने वाला है स्ट्रिंग का, वो क्या है, बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड होना। तो वो जो सारे फंक्शंस हमारे पास प्रोवाइड होते हैं या फिर जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, वो एक एक करके देखते हैं। तो उन ऑपरेटर्स को देखने के लिए अब मैं आपको जावा में जावा 8 कोड स्ट्रिंग का दिखा देता हूँ, जिसमें वो सारे फंक्शंस एक एक करके हम देख लेंगे जो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन है, मतलब इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं बेसिकली, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्टर्स हैं अवेलेबल। कंस्ट्रक्टर आगे जाके आप पढ़ोगे, एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में या फिर ऑब्जेक्ट में डेटा को इनिशियलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो अभी के लिए आप मान सकते हो ये जो फंक्शन हमने यूज किया था ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, यानी इस वाली लाइन में स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, तो इस न्यू स्ट्रिंग ने क्या किया होगा, इसने वो जो एरे हमने इंटरनली बनाई होगी जिसमें हेलो वर्ल्ड एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर गया होगा, इस कंस्ट्रक्टर ने वो काम किया होगा कि ये सारी स्ट्रिंग लिटरल को उस कैरेक्टर एरे में 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर्स को इंसर्ट किया होगा। तो वो कंस्ट्रक्टर्स का काम होता है। अभी के लिए बस आपको कंस्ट्रक्टर का काम इतना ही जानना है, और जानने की जरूरत नहीं है। फिर जो आपके पास मेन बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कैर है। स्ट्रिंग्स में आपके पास जिस तरीके से एरे होती है वैसे ही आपके पास स्ट्रिंग है, क्योंकि इंटरनली तो स्ट्रिंग तो कैरेक्टर एरे ही है। अगर इंटरनली स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे ही है तो फिर आप स्ट्रिंग में भी रैंडम एक्सेस कर सकते हो किसी भी रैंडम इंडेक्स को। तो अगर मैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो लिखूं या फिर हेलो स्पेस वर्ल्ड लिखूं, और मान लो मैं इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखूंगा, तो ये वाला सिंटैक्स स्ट्रिंग के लिए वैलिड नहीं है। स्ट्रिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स जावा में वैलिड नहीं है, एटलीस्ट आज की डेट तक। तो बाद में आ जाए तो पता नहीं, आज की डेट तक तो स्ट्रिंग में स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स नहीं चलता। C++ में चलता है, जावा में नहीं चलता। तो आपको अगर जावा में स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करना हो, क्योंकि स्ट्रिंग में तो सारे कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग एक ही टाइप के कलेक्शन ऑफ एरे को स्टोर करता है जो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग में आप कोई और तरह के डेटा टाइप तो डाल नहीं सकते, मतलब स्ट्रिंग में सिर्फ एरे जो बनेगी वो कैरेक्टर एरे ही बनेगी इंटरनली। तो एक एक करके आपको ये जो इंडेक्सेस पर एलिमेंट्स मिलेंगे, ये कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो आपके पास इन कैरेक्टर्स को एक्सेस करने का, रैंडमली किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करने का एक फंक्शन होता है जो कि है कैर एट फंक्शन। स्ट्रिंग के अंदर वो फंक्शन होगा तो आपको स्ट्रिंग डॉट कैर एट लिखना पड़ेगा। जो भी चीज किसी क्लास के अंदर होती है उसको एक्सेस करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। अगेन ऊप्स की बात है, अभी के लिए रटना पड़ेगा str डॉट कैरेट, जैसे ARR डॉट लेंथ लिखा था वैसे str डॉट कैरेट। अब अगर मान लो मैं 0th इंडेक्स एक्सेस करूं, यानी इस स्ट्रिंग का सबसे पहला वाला कैरेक्टर यानी h 0th इंडेक्स वाला, सेम गोज विद अगर मैं बाकी के कैरेक्टर्स एक्सेस करना चाहूंगा तो मेरे को एक लूप लगाना पड़ेगा। तो मेरे को कोई बता सकता है अगर मान लो सिर्फ स्ट्रिंग में हेलो पड़ा है तो कैरेक्टर्स कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक होंगे? 0 से 4 होने वाले हैं। 5 लेंथ की स्ट्रिंग में 0 से 4 कैरेक्टर्स होंगे, 0 से n-1। और आपको सारे कैरेक्टर्स अगर प्रिंट करने हैं तो 0 से <4 लूप लगा दो, और हर बार जो भी कैरेक्टर्स आपके पास हैं स्ट्रिंग के अंदर वो सारे लाइन बाय लाइन प्रिंट करने हो तो आप system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str डॉट कैर एट आई यूज कर सकते हो। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, और इंडेक्स नाम का वेरिएबल है ना कि आई। अगर आप सारे वेरिएबल्स एक स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को लाइन बाय लाइन प्रिंट करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बेसिकली आप एक लूप लगा लो 0 से <5 का या फिर <4 का, आपके पास सारे वो कैरेक्टर्स एक एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपको लाइन बाय लाइन सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है तो आपको लूप लगाना ही पड़ेगा। ऐसे में आपको इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते। इनबिल्ट फंक्शन यानी वो जो डायरेक्टली प्रिंट करने का तरीका था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str, यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो रहे थे, यहाँ पर भी क्या लूप लगता ही है। अगर मैं डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str करूँ, क्या इसमें भी लूप लग के सारे कैरेक्टर्स हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो रहे होंगे? हाँ या ना? और यहाँ पर भी लग ही रहा है लूप, इधर तो आप खुद ही लगा रहे हो लूप, लेकिन इधर जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो वर्टिकली प्रिंट हो रहे हैं। अगर आपने प्रिंट ln यूज करा है तो आपके सारे कैरेक्टर्स लूप लगा के ही प्रिंट होते हैं, भले ही आप डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str करो या फिर सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके प्रिंट करो कैरेट करके, कैरेट 0, कैरेट 1, कैरेट 2, कैरेट 3, कैरेट 4। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? स्ट्रिंग में सबसे पहला फंक्शन जो कि है कैर एट
ठीक है, इसका आउटपुट भी ले आता हूँ। इसका आउटपुट तो आपका हेलो ही होगा, इसका आउटपुट होगा आपका HELLO। बेसिकली इसमें स्ट्रिंग में H 0th इंडेक्स है, E फर्स्ट इंडेक्स, L सेकंड इंडेक्स, L थर्ड इंडेक्स, O फोर्थ इंडेक्स, और आपके टोटल स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर्स है। तो हमने 0 से 5 तक चलाया लूप, 5 से छोटा छोटा। अब लेकिन हमें जिस तरह से एरे में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल सकते थे एरे डॉट लेंथ करके, वैसी स्ट्रिंग में भी ऑब्वियसली मिल ही पाएंगे। तो अगर आपको स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है ये जानना हो तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा जो फंक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, लेंथ नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो। एरे में लेंथ प्रॉपर्टी थी, मतलब एरे डॉट लेंथ, दैट्स इट। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट लेंथ पैरेंथेसिस, आपके पास लेंथ एक फंक्शन होगा स्ट्रिंग के केस में, फंक्शन यानी पैरेंथेसिस। आप कॉल करोगे उस फंक्शन को, जब आप कॉल करोगे तो वो लेंथ रिटर्न होकर आपको मिल जाएगी। आप उस लेंथ को मतलब किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो, आप उस लेंथ को एक्सेस भी कर सकते हो डायरेक्टली यूजिंग str.length पैरेंथेसिस। सो अभी भी सेम ही काम होगा, हेलो ही प्रिंट होगा, लेकिन इस बार आप यूजिंग str.length पैरेंथेसिस कर रहे हो। मतलब हार्ड कोड ऑब्वियसली करने की जरूरत नहीं है, जावा में आपको कभी भी लेंथ पास करने की जरूरत नहीं पड़ती फंक्शंस में, C++ में पड़ती है लेकिन जावा में नहीं पड़ती। सो जावा में आप डायरेक्टली str.length, arr.length ये सब यूज कर सकते हो। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? अब तक किसी को डाउट? अब तक हमने 2 फंक्शंस देख लिए, स्ट्रिंग में 2 मेथड्स देख लिए स्ट्रिंग वाली क्लास के अंदर, जो कि है एक तो लेंथ नाम का फंक्शन, जो कि एरे के केस में प्रॉपर्टी होता था, यानी एक वेरिएबल होता था, हालांकि यहाँ पर एक फंक्शन है। और दूसरी बात कैर एट नाम का फंक्शन, जो कि एरे के केस में स्क्वायर ब्रैकेट होता था। तो यहाँ पर लेंथ प्रॉपर्टी ना होकर लेंथ फंक्शन है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ना होकर कैर एट फंक्शन है। किसी को पूछना अब तक कुछ भी? स्ट्रिंग का एड्रेस हैश कोड कैसे प्रिंट होता है? हैश कोड आप स्ट्रिंग का प्रिंट करना चाहो तो आपको हैश कोड वाला ही फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको एक स्ट्रिंग का हैश कोड प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, system.out.println str का हैश कोड वाला फंक्शन। तो अगर आप हैश कोड वाला फंक्शन प्रिंट करोगे तो वो स्ट्रिंग का हैश कोड प्रिंट कर देगा इंटीजर में। इंटरनली आप अगर सिर्फ str को प्रिंट करते हो तो वो हैश कोड प्रिंट नहीं करेगा, वो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा लूप लगा के। ठीक है आशीष? ओके, थोड़े बहुत और फंक्शंस देखते हैं। एक हमने देखा कैर एट, कोड पॉइंट एट, ये तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आज तक मैंने तो यूज करा नहीं, रेयरली आप कभी यूज करोगे। कंपेयर अभी आएंगे इस चीज पर, कंपेयर टू पर। लाइक एक कंपेयर टू फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एक इक्वल्स फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एक आपका फिर इसके बाद आएगा हैश कोड, देख ही लिया अभी, लेकिन आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे हैश कोड होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। लीनियर सर्च करना हो तो आप इंडेक्स ऑफ नाम का फंक्शन निकाल यूज कर सकते हो बेसिकली, जिससे आप फर्स्ट अकरेंस निकाल सकते हो किसी भी कैरेक्टर की, ये लीनियर सर्च करता है इंटरनली। और इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस आपके पास एक्सेस होंगे, अवेलेबल होंगे। लीनियर सर्च में लास्ट अकरेंस निकालना हो तो लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हो, या फिर दो स्ट्रिंग्स को या फिर 2 कैरेक्टर की सीक्वेंसेस को जोड़ना हो तो जॉइन फंक्शन है। आई डोंट नो, मैंने यूज नहीं करा आज तक। ऐसे ही बहुत सारे आपके पास देख सकते हो कि स्प्लिट नाम का फंक्शन है, जो कि हम कभी कभार यूज करेंगे आगे जाके। फिर आपका सब स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है, टू कैर एरे नाम का फंक्शन है, टू लोअर केस टू अपर केस होगा, टू ट्रिम होगा, या फिर स्प्लिट है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको आज नहीं तो कल यूज होने ही वाले हैं। स्प्लिट हो गया, ट्रिम हो गया, या फिर अभी जो वैल्यू ऑफ है नीचे जाके टू लोअर केस टू अपर केस, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस आप यूज करने वाले हो। तो अभी के लिए ये 2 फंक्शंस ही याद हो जाएं काफी है, लेंथ और कैरेट। जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो भी फंक्शंस यूज होंगे हम वो वाले देख लेंगे, क्योंकि फंक्शंस आप रटने जाओगे तो कितने ही रट लोगे, मतलब आप अ, खत्म नहीं हो सकता आपका रटना भाई, और सारे रट भी नहीं पाओगे। सो अभी सिर्फ 2 फंक्शंस याद करने हैं, लेंथ और कैरेट। बस मैं एक बार कोड और दिखा देता हूँ, प्रॉपर कोड जावा का, स्ट्रिंग JDK 8। कि मे भी कहीं कोड दिख जाए तो उस कोड को देख लेंगे। वरना फिर मुझे VS कोड पे जाना पड़ेगा।
आई गेस दिख तो रहा है, यही होगा शायद। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो स्ट्रिंग एक क्लास होती है, जैसे कि क्लास सॉल्यूशन लिखा है हमने वैसे ही क्लास स्ट्रिंग। उसके अंदर मेन जो ध्यान देना है वो क्या है, एक कैरेक्टर एरे ही है। स्ट्रिंग के अंदर इंटरनली क्या बन रही है, एक एरे ही बन रही है कैरेक्टर्स की। तो आपको वो तो मिल ही रही है, डेटा तो मिल ही रहा है, और उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी मिल रही हैं, एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि कंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं, या फिर जो अभी बहुत सारे फंक्शंस देखे थे वो सारे फंक्शंस आपको एक एक करके मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं कैरेट वाले फंक्शन की बात करूं, तो कैरेट में क्या हो रहा होगा, वो इंटरनली हो रहा होगा कि अगर आपका इंडेक्स इनवैलिड है तो फिर आपका एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे कि भाई हमारा एक एक्सेप्शन आ गया, इंडेक्स इनवैलिड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। वरना जो भी आपने इंडेक्स पास किया होगा वो इंटरनली स्क्वायर ब्रैकेट होकर यूज हो रहा होगा, मतलब कैरेट इंटरनली स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर इंटरनली तो एरे ही है। तो इंटरनली वही सेम काम हो रहा है जो हमारा एरे में होता था, लेकिन हमारे पास बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं, जैसे कि सब स्ट्रिंग नाम की फंक्शनलिटी होगी जो कि हम पढ़ेंगे। तो सब स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग का कोई पार्ट निकालेंगे, जैसे एरे में एक सब एरे निकालते थे। आगे जाके ढूंढते हैं। इंडेक्स ऑफ में क्या होगा, लीनियर सर्च हो रहा होगा, या फिर और किसी और फंक्शन में बात करें, लेट से इंडेक्स ऑफ में ही देख लें, तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक लीनियर सर्च हो रहा है। आप स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक लूप लगा रहे हो, जहाँ पे भी आपको टारगेट मिल गया आप वहां पर उस टारगेट को रिटर्न कर रहे हो, अगर कहीं नहीं मिला तो रिटर्न -1 कर रहे हो, कुछ कुछ हो रहा है इंटरनली। सो गो थ्रू कर सकते हो एक बार देखने को, देख आप ट्राई कर सकते हो एक्सप्लोर करने की। उसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और आपको दिखेगा जो कि होगा इंटर्न नाम का। इंटर्न नाम का एक फंक्शन होगा जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन जावा। उससे पहले हमने इनबिल्ट फंक्शन समझ लिया, एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर और समझते हैं स्ट्रिंग में, और फिर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्लियर होगी कि स्ट्रिंग भी इनफ क्यों नहीं था। मतलब कैरेक्टर एरे तो चलो ठीक है, इनफ नहीं है, लेकिन फिर सिर्फ स्ट्रिंग्स भी इनफ क्यों नहीं है, हमें ये स्ट्रिंग बिल्डर और ये स्ट्रिंग बफर जावा में क्यों यूज करने पड़ रहे हैं, या फिर क्यों दिए गए हैं। C++ में तो सिर्फ स्ट्रिंग्स ही होता है यूजुअली, लेकिन जावा में ये दो और क्लासेस क्यों आ रखी हैं। तो पहले समझते हैं कि कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या है। इज इट क्लियर? अभी तक कुछ भी डाउट है कंकैटिनेशन ऑपरेटर से पहले? ठीक है, सो कंकैटिनेशन ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, और उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो समझना है हमें। एक मैंने स्ट्रिंग बनाई, और इस स्ट्रिंग में, या फिर इसको डायरेक्टली कोड में लिखते हैं, लेट्स से एक स्ट्रिंग मैं क्रिएट करता हूँ, और इस स्ट्रिंग में मैं अभी के लिए इसको एम्प्टी डाल रहा हूँ। नल डालना इज डिफरेंट। नल डालना मतलब कुछ भी मत डालो स्ट्रिंग के अंदर, वो एक नथिंग को पॉइंट कर रहा है, 0th बाइट को पॉइंट कर रहा है। लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग डालना यानी आपने एक वैलिड स्ट्रिंग डाली है जिसमें एक भी कैरेक्टर नहीं है, 0 लेंथ की स्ट्रिंग है, 0 साइज की एरे बनाई है आपने। यानी अगर इसमें आप स्ट्रिंग को प्रिंट करोगे तो नो डाउट आपकी वो स्ट्रिंग एम्प्टी प्रिंट होगी। लेकिन अगर इस वाले केस में आप स्ट्रिंग में अगर आप वो लेंथ एक्सेस करना चाहोगे, या फिर कुछ भी और इंटरनल फंक्शन यूज करना चाहोगे, तो आप कर पाओगे। लेंथ फंक्शन अगर एक्सेस करोगे तो इस बार उसकी लेंथ 0 आने वाली है, इस बार वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं देगा, हालांकि वो स्ट्रिंग एम्प्टी है, खाली है एकदम। लेकिन मेन बात क्या है, अगर मान लो इस स्ट्रिंग में मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग में मैं एक एक करके कैरेक्टर्स को कंकैटिनेट करना चाहूँ, मतलब जोड़ना चाहूँ, मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर ए से लेकर कैरेक्टर जेड तक एक एक करके कैरेक्टर्स को अपनी वाली स्ट्रिंग में जोड़ना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना होता था, तो हमने सबसे पहली क्लास में इतना तो समझ ही लिया था कि दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करते हैं, दो प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही और एक कैरेक्टर को कंकैटिनेट कर दो। अब क्या स्ट्रिंग के साथ कुछ भी जोड़ते थे तो क्या वो कंकैटिनेशन ही होता था? स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग ही बनता था कंकैटिनेशन, या फिर स्ट्रिंग प्लस इंटीजर भी, या फिर इंटीजर प्लस स्ट्रिंग भी, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रिंग प्लस कैरेक्टर, कैरेक्टर प्लस स्ट्रिंग। ये सारे के सारे कंकैटिनेशन ऑपरेटर ही होते थे, हाँ या ना? स्ट्रिंग प्लस कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर प्लस स्ट्रिंग, ये सारे के सारे हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स ही होते थे। तो यहाँ पर जो ये ऑपरेशन हो रहा है स्ट्रिंग में और कैरेक्टर में एडिशन का, ये एडिशन नहीं है, ये कंकैटिनेशन है। बेसिकली आप बोल रहे हो इस कैरेक्टर को लास्ट में जोड़ दो, कंकैटिनेट कर दो, ज्वाइन कर दो, और फिर जैसे जैसे ज्वाइन हो रहे हैं वैसे वैसे मैं नई वाली स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूँ। तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, एक एक करके क्या प्रिंट होने वाला है, कोई बता सकता है? अनम्यूट करके।
एनीवन? ये वाली प्रिंट एलन एक एक करके क्या प्रिंट करने वाले हैं? अनम्यूट करने का परमिशन नहीं है, ठीक है अब होगा। Sir, A, then AB, then ABC, then ABCD up to Z. बेसिकली एक एक करके हमारे लास्ट में कैरेक्टर्स अपेंड होते जाएंगे। शुरू में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, एम्प्टी में फिर ए जोड़ दोगे, फिर बी जोड़ दोगे, फिर सी जोड़ दोगे, फिर डी, फिर ई, फिर एफ एंड सो ऑन अप टिल आपने लास्ट कैरेक्टर जेड जोड़ दिया। अब आपने लास्ट क्लास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पढ़ रखी है। जिनको ये कॉन्सेप्ट पहले से आता है प्लीज वो आंसर मत करना, वरना फिर बाकियों के लिए मजा खराब हो जाएगा। आपको क्या लगता है, हमने जितना अब तक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ रखा है, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ये पहली लाइन कितने टाइम में चलेगी? सबसे पहली वाली लाइन कितने टाइम में चलेगी? ये कितना ऑपरेशन का कांस्टेंट, लाइक कितने आप बोल सकते हो कितने टाइम का ये ऑपरेशन है, कांस्टेंट टाइम का। फिर प्रिंट करना खाली स्ट्रिंग को, खाली स्ट्रिंग को प्रिंट करना कांस्टेंट ही होता है। स्ट्रिंग में कुछ पड़ा होता तो आपकी लेंथ बार लूप लगता, लेकिन खाली स्ट्रिंग को प्रिंट करना कांस्टेंट होता है। किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना या फिर लेंथ को एक्सेस करना स्ट्रिंग की, वो भी कांस्टेंट ऑपरेशन होता है। लेकिन अब आपने सबसे पहली बार तो एक लूप चलाया है जो कि 26 कैरेक्टर्स के ऊपर चलाया है। आपने एक एक करके 26 कैरेक्टर्स के ऊपर लूप चलाया है। अभी के लिए मैं ये जो लूप है इसको n बोल देता हूँ, n इज इक्वल टू 26, मतलब n के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि लूप कितना चल रहा है, कितनी बार कंकैटिनेशन हो रही है, उस n के रिस्पेक्ट में होगा। क्या लगता है एक एक करके जो कंकैटिनेशन हो रही है, कंकैटिनेशन का टाइम कितना है? इग्नोरिंग प्रिंट का टाइम, मतलब अगर आप कुछ और टाइम बताओगे तो ये मत सोच लेना कि प्रिंट का टाइम उस टाइम में आप इंक्लूड कर रहे हो। ऐसा करते हैं, ये जो प्रिंटिंग हो रही है ये मान लो बाहर हो रही है, लूप के बाद हो रही है, एक ही बार होगी प्रिंटिंग। लूप के अंदर अभी सिर्फ मानना है कि आपने कंकैटिनेशन करा, तो कंकैटिनेशन कितना लग रहा है? जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं टॉपिक उनको, जो स्ट्रिंग्स पहली बार पढ़ रहे हैं एक तरह से, कंकैटिनेशन कांस्टेंट लग रहा है। अगर आपको कंकैटिनेशन कांस्टेंट लग रहा है सो हमारा ये लूप n बार चलेगा, 26 बार चलेगा, तो आपको लग रहा है एक एक करके पीछे ही तो कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। ए में ए बी बना, ए बी में ए बी सी बना, पीछे ही तो एक एक करके कैरेक्टर आ रहे हैं। प्लस ऑपरेटर तो हमने सोचा था कांस्टेंट होता था, अरिथमेटिक ऑपरेशन तो एटलीस्ट कांस्टेंट था, वैसे ही कंकैटिनेशन भी कांस्टेंट होता ही होगा। ये हम सोच के बोल रहे हैं कि क्योंकि हर बार हमने कांस्टेंट ऑपरेशन का काम किया है, सो टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, जितना भी लूप चल रहा होगा उतनी हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ n इग्नोरिंग प्रिंटिंग, मतलब प्रिंट को इग्नोर करने वाले अगर कोड माने इग्नोरिंग प्रिंट, तो उस केस में आपको लग रहा है कि ये लीनियर टाइम में हो रहा है, जो कंकैटिनेशन है वो कांस्टेंट हो रही है। हालांकि जो हमारी कंकैटिनेशन है वो कांस्टेंट नहीं होती, ये बात गलत है। अब ये बात क्यों गलत है वो समझते हैं मैं। तो ये लीनियर टाइम में नहीं हो रहा होगा, इसका आंसर क्या है? आपका आंसर है कि ये टोटल जो टाइम लेगा वो क्वाड्रेटिक टाइम लेगा, जहाँ पे आपका यहाँ पर n अगर 26 है तो ये 26 इंटू 26 ऑलमोस्ट इतना टाइम ले रहा होगा, यानी क्वाड्रेटिक टाइम जाएगा, क्योंकि हर एक कंकैटिनेशन ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ जितने भी अभी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतना होगा, यानी हर एक कंकैटिनेशन ऑपरेशन लीनियर टाइम का होने वाला है इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट ऑपरेशन। समझे कैसे? समझे रीजन क्या है? यस और नो? क्या डिस्कस करें? नहीं समझा सर। अभी मतलब मैं बोल रहा हूँ कि समझे मतलब क्या, अब हम समझे ये पूछ रहा हूँ मैं। अब डिस्कस करने वाले हैं, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं है। ठीक है तो डिस्कस करते हैं। अगर मान लो मैं एक बोल रहा हूँ, आपके पास स्टैक है, स्टैक में आपने एक str नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है। str नाम के रेफरेंस वेरिएबल में इनिशियली क्या स्टोर्ड है? इनिशियली आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर लिया जो कि हीप में बनती है, तो आपने उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर ली जो कि कांस्टेंट टाइम में हो गई। आपने स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, लेंथ प्रिंट करी, 0 प्रिंट हो गया। लेकिन अब एक एक करके आप सारे कैरेक्टर्स को अपेंड कर रहे हो। सो हो क्या रहा है, मान लो अगर ये स्ट्रिंग 4000 पे बनी है तो आपने एक कैरेक्टर ए को इस स्ट्रिंग में अपेंड करा, इस एम्प्टी वाली स्ट्रिंग में अपेंड करा, तो कांस्टेंट ऑपरेशन क्या ये तब होता अगर ये ए वाला कैरेक्टर इसी स्ट्रिंग में अपेंड हो जाता, हाँ या ना? क्या ये ऑपरेशन कांस्टेंट तब होता अगर इसी स्ट्रिंग में भी ये पीछे जाके जुड़ जाता, बस एरलिस्ट की तरह, एरलिस्ट में जैसे ऐड ऑपरेशन होता था। लेकिन हाँ ये जो हमारा स्ट्रिंग है यहाँ पर ये इसी स्ट्रिंग में जाकर पीछे नहीं जुड़ रहा। क्या कर रहा है बेसिकली हमारा ये कंकैटिनेशन ऑपरेशन या फिर प्लस सिंबल, ये एक नई स्ट्रिंग बना रहा है, लेट्स से 6000 पे।
वहां पे पिछली वाली स्ट्रिंग को कॉपी करा, तो उसमें ए जाके जोड़ दिया, मतलब एक ए लेंथ, एक 1 लेंथ की स्ट्रिंग इसने बनाई किसी और एड्रेस पे, और वो एसटीआर में इसने डाल दी। अब एसटीआर 4000 को ना पॉइंट करके अब एसटीआर 6000 को पॉइंट कर रहा है, और जैसे फिर आपने प्रिंट करा तो ऑब्वियसली वो ए प्रिंट हो गया। अब आपने लूप लगाया बी के ऊपर, तो आपको ये लग रहा होगा कि बी वाला कैरेक्टर इसी वाली स्ट्रिंग में प्रिंट होगा, ऐड हो जाएगा, कंकैटिनेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसी स्ट्रिंग में, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। ये जो नया कैरेक्टर है, कंकैटिनेशन ऑपरेशन हमेशा एक नया स्ट्रिंग को फॉर्म करेगा। क्यों, उसका रीजन अभी समझेंगे, लेकिन करेगा अभी के लिए। यानी ये पहले ये सारे कैरेक्टर्स एक नई स्ट्रिंग में कॉपी करेगा, और लास्ट वाला कैरेक्टर जो आप अपेंड करना चाहते थे या जो कंकैटिनेट करना चाहते थे वो लास्ट में डाल देगा किसी नई एड्रेस पर। अब जो आपका स्ट्रिंग है वो वापस से नए एड्रेस को पॉइंट करेगा इंस्टेड ऑफ 6000 को पॉइंट करने पर। सेम गोज विद सी, अगर आप अगले नए कैरेक्टर को ऐड करना चाहोगे तो वो उसी स्ट्रिंग में कंकैटिनेट ना करके पहले तो वो कॉपी करेगा सारे कैरेक्टर्स को कॉपी। तो अगर मैं सारे कैरेक्टर्स को कॉपी करता हूँ तो क्या डीप कॉपी में लीनियर टाइम लगता है? डीप कॉपी यानी सारे कैरेक्टर्स को एक बाय एक एक कैरेक्टर को कॉपी करना 1 बाय 1 करके, क्या इसमें तो टाइम लगने वाला है? तो आपने पहले सारे कैरेक्टर्स को कॉपी किया, उसमें फिर नई स्ट्रिंग में नया कैरेक्टर सी वाला कैरेक्टर डाल दिया किसी नई जगह पर, तो कॉपी करने में टाइम लगेगा। सेम गोज विद, आपने नया कैरेक्टर अब डी डाला होगा तो वो एक नई जगह पर बना होगा जिसमें पहले सारे कैरेक्टर्स कॉपी हुए फिर डी जाके डाले, मे बी 12,000 में। सो ये काम हो रहा होगा जब तक आप कंकैटिनेट करते जाओगे, जितनी बार कंकैटिनेट करोगे उतनी बार नई स्ट्रिंग्स बनती जाएगी। पिछली स्ट्रिंग्स का क्या हो रहा होगा वो अभी सोचने की जरूरत नहीं है, पिछली स्ट्रिंग्स गार्बेज बन जाएगी, बस बता देता हूँ। तो गार्बेज बन जाएगी तो वो बाद में जाके डिलीट हो जाएंगी, लेकिन मेन जो दिक्कत है वो तो टाइम की दिक्कत है, स्पेस की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है टाइम की। कि यार हमारा हर बार जो कंकैटिनेशन है वो कॉपी कर रहा है पिछली वाली स्ट्रिंग्स को, कॉपीइंग बोथ द स्ट्रिंग्स या फिर बोथ द नंबर्स या फिर बोथ द स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स, दोनों को कॉपी करके नई स्ट्रिंग बना रहे हैं, कॉपिंग बोथ पार्ट्स एंड फॉर्मिंग न्यू स्ट्रिंग एंड फॉर्मिंग न्यू स्ट्रिंग। अब ये कर क्यों रहा है वो समझते हैं, लेकिन हो क्या रहा है ये समझ आया सबको? कर क्यों रहे हैं वो अभी जस्ट नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन क्या हो रहा है और क्यों ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो गई एक कंकैटिनेशन की, अब क्या समझ आई है सबको? यस और नो? ठीक है। सो अभी करंटली 11:08 हो रहे हैं। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अलग अलग एड्रेस पे क्यों बना रहा है? आवाज बहुत कम आ रही है यार ऋषभ। अलग अलग एड्रेस पे क्यों बनवा रहे हो, मतलब क्यों बना रहे हो? वो अलग एड्रेस पे क्यों बना रहे हैं वो जस्ट उसका रीजन अगला पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, अब वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले यार बस 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। करंटली इट इज 11:09। कोई भी लीव मत करना। जो स्ट्रिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के केस में वो अभी हम डिस्कस करेंगे 11:15 पर। बस 5 मिनट का ब्रेक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके सो अब आगे चलें। एक बार कोई अनम्यूट करके बता सकता है, शुड वी प्रोसीड? हाँ। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया कि यार हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेशन जावा में पॉसिबल है स्ट्रिंग्स के ऊपर। आप स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को अपेंड एक तरह से कंकैटिनेट कर सकते हो, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हो, एक स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, या फिर एक स्ट्रिंग में कुछ नंबर्स को, डिजिट्स को ऐड कर सकते हो। हालांकि वो जो डिजिट को ऐड करना या नंबर्स को ऐड करना या फिर स्ट्रिंग्स को ऐड करना, वो कंकैटिनेशन ऑपरेशन जावा में स्ट्रिंग के ऊपर लीनियर टाइम में चलता है, ना कि कॉन्स्टेंट टाइम में। सो वो बहुत ही ज्यादा टाइम इनएफिशिएंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ले क्यों रहा है और फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा अगर आपको एफिशिएंट तरीके से करना होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि यार एक्चुअल में जावा ऐसा कर क्यों रहा है। मतलब सीधा सीधा वो उसी स्ट्रिंग में जाकर, जैसे एयरलिस्ट में होता है, सेम ही एयरलिस्ट में जाकर आपका एक नया एलिमेंट ऐड होता है डायनेमिक तरीके से, वैसे स्ट्रिंग के केस में वो डायनेमिक तरीके से उसी स्ट्रिंग में जाकर वो नया कैरेक्टर को ऐड क्यों नहीं कर रहा? उसका रीजन है
स्ट्रिंग पूल या फिर स्ट्रिंग इंटरनिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब ये समझते हैं। मान लो एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो मैं आपसे बोलता हूँ एक आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str1 इज इक्वल्स टू, या फिर मैं लेट्स से मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग, ऐसा कोई डेटा टाइप जो किसी डेटाबेस में बहुत सारे यूजर्स के बीच में कॉमन होगा, ऐसा कोई चीज है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे यूजर्स में किसी भी एप्लीकेशन में कॉमन होगी। चलो मान लो मैं डिपार्टमेंट मान लेता हूँ, मान लो मैं एक दो स्टूडेंट्स का या फिर कुछ स्टूडेंट्स का मैं डिपार्टमेंट स्टोर करना चाहता हूँ कि वो कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, मतलब वो कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, आईटी में पढ़ते हैं या फिर कौन से में पढ़ते हैं। तो जब जो सबसे पहला स्टूडेंट था ना, मान लो स्टूडेंट 1 का जो डिपार्टमेंट था S1 डिपार्टमेंट, वो मैंने अभी स्टोर कर रखा था, लेट से उसमें मैंने डाल रखा था, आपने बोला कि मे बी डाल दो CSE या फिर कंप्यूटर साइंस, लेट से कंप्यूटर साइंस हम डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, मान लो स्ट्रिंग S2 डिपार्टमेंट, इसमें आपने डाल दिया अगेन कंप्यूटर साइंस। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका सेम डिपार्टमेंट होगा ऑब्वियसली। मान लो स्ट्रिंग S3 है, उसका डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर अभी के लिए IT लिख देते हैं, लेट्स से IT है। तो मेमोरी में क्या हो रहा होगा, अभी जितना हम समझते हैं उस हिसाब से मेमोरी में क्या होगा, जितना भी हमें आइडिया है, कोई बता सकता है? इन 3 स्ट्रिंग्स की वजह से मेमोरी में क्या हो रहा होगा? कितने रेफरेंस वेरिएबल बनेंगे? पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी रेफरेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड इन द स्टैक? 3। 3 रेफरेंस वेरिएबल बनेंगे, एक तो S1 नाम का, एक S2 नाम का और एक S3 नाम का, मतलब ऑब्वियसली पूरे पूरे नाम होंगे, S1 डिपार्टमेंट, S2 डिपार्टमेंट, S3 डिपार्टमेंट। ये 3 रेफरेंस वेरिएबल तो बनेंगे ही बनेंगे, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, क्या लग रहा है? ये दोनों सी सेम है, स्मॉल स्मॉल सी है भैया, S1 और S2 में। हाँ, ये पूरा एग्जैक्टली सेम है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस। तो 2 बनेगा। बेसिकली अगर मैंने मान लो ये बोला कि भाई S1 डिपार्टमेंट के पास भी अपना खुद का कंप्यूटर साइंस है, मतलब खुद की स्ट्रिंग है जिसमें कंप्यूटर साइंस पड़ा हुआ है, ये लेट से S1 पॉइंट कर रहा है इसको, मैं सबसे ऊपर वाले को S1 लिख देता हूँ अभी के लिए। S1 वाले ने अपना कंप्यूटर साइंस पॉइंट किया, S2 वाला क्या करता है, वो अपना कंप्यूटर साइंस पॉइंट करता है, उसने अपना एक नया स्ट्रिंग बनाया जिसमें उसने कंप्यूटर साइंस पॉइंट किया, और फिर S3 क्या कर रहा है, S3 अपना एक नया स्ट्रिंग बना रहा है जिसमें उसने IT पॉइंट किया। तो ऑब्वियसली IT में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब S1 और S2 का कंप्यूटर साइंस है, S3 का IT है, किसी और का मैकेनिकल होगा, किसी और का इलेक्ट्रिकल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग स्ट्रिंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर सेम स्ट्रिंग की बात आ जाती है वहां पर दिक्कत, इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। कैसे? रियल लाइफ में आपके पास बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां पर आपको स्ट्रिंग्स बहुत सारी ऐसे मिलेंगी अपने प्रोग्राम में जो कि सेम होंगी, मतलब सेम डेटा को स्टोर करती होंगी। जैसे कि एक कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट जैसे अगर मेरे कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स एक साल में उनका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होता है, मतलब वो सारे कंप्यूटर साइंस कर रहे होते हैं। फिर सिमिलरली 250 स्टूडेंट्स IT कर रहे होते हैं, 250 स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो बाकी की ब्रांचेस पे होंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स, 250 स्ट्रिंग्स होंगी ऐसी जो कि कंप्यूटर साइंस को पॉइंट कर रही होंगी, और अगर हर एक स्ट्रिंग अपना एक नया कंप्यूटर साइंस नाम का स्ट्रिंग बनाएगी, तो क्या ये बहुत ही ज्यादा मेमोरी इनएफिशिएंट हो गया? हाँ या ना? क्या ये बहुत ही ज्यादा मेमोरी इनएफिशिएंट तरीका हो गया कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स उनका सेम, आपके पास बोल सकते हो सेम डिपार्टमेंट है, तब भी आप उनके लिए नई नई स्ट्रिंग्स बना रहे हो? क्या ये बहुत ही ज्यादा मेमोरी इनएफिशिएंट है? आप बहुत ही ज्यादा मेमोरी वेस्ट कर रहे हो। सेम स्ट्रिंग थी तो क्या वो एक तरीके से, अगर बेटर ये रहता मैं उन सारी स्ट्रिंग्स को एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए बोल देता और बार बार नई स्ट्रिंग ना बनाता, तो क्या मेरा बहुत सारा मेमोरी सेव हो जाता? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने में तो स्पेस लग रहा है, ये तो सिर्फ वेरिएबल है, ये तो सिर्फ एड्रेस है, एड्रेस तो सिर्फ 4 बाइट का 8 बाइट का होता है, मतलब वो किसी लोकेशन को पॉइंट करेगा और सिर्फ एक लोकेशन 1 बाइट को पॉइंट करेगा। तो ये दोनों वेरिएबल्स तो ऑब्वियसली बनेंगे ही, जितने स्टूडेंट होंगे उतने वेरिएबल बनेंगे, लेकिन कितनी स्ट्रिंग्स बने वो हम बोल रहे हैं यार, उतनी बने जितनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स है, जितनी यूनिक स्ट्रिंग्स हैं।
क्योंकि अगर आप हर एक स्ट्रिंग जो सेम होगी उसके लिए हर एक नई स्ट्रिंग के लिए नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा मेमोरी इनएफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस मेमोरी इनएफिशिएंसी को रोकने के लिए जावा ने क्या करा, सी प्लस प्लस ने नहीं, जावा में क्या होता है, जावा में इस मेमोरी इनएफिशिएंसी को रोकने के लिए ये नहीं होता, ये होता ही नहीं है जावा में। आप जावा में क्या करते हो, स्ट्रिंग इंटरनिंग ले आते हो। और स्ट्रिंग इंटरनिंग क्या होती है या फिर स्ट्रिंग पूल क्या होता है वो आप समझते हैं। तो पहले तो ये समझा कि स्ट्रिंग पूल बन क्यों रहा है, नीड क्यों है, मतलब हमें स्ट्रिंग इंटरनिंग की नीड क्या पड़ने वाली है, होती क्या है वो देखते हैं अभी। या अभी तो हमने बस समझा नीड क्या है स्ट्रिंग इंटरनिंग की। अगर मैंने यही एग्जांपल मान लो कॉपी करा, फटाफट मैं लिख देता हूँ, इस बार थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू COE या फिर CSE, फिर सेम गोज विद स्ट्रिंग s2। इसको थोड़ा नीट हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा, हैंड राइटिंग आई डोंट नो कैसे गंदी हो गई। स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू CSE, सेम गोज विद, अगर मान लो मैं स्ट्रिंग s3 में ID डालता हूँ, अब क्या होगा, अब आपके पास जो एक्चुअल में स्ट्रिंग इंटरनिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलेगा, आपके पास स्टैक तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा, मतलब जितने रेफरेंस वेरिएबल होंगे, जितने डिफरेंट टाइप के आप रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे उतने डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्टैक में रेफरेंस वेरिएबल बनने भी वाले हैं, जितने आप बनाओगे वेरिएबल्स उतने बनने वाले हैं स्टैक में। स्टैक में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस का आएंगे हीप में। आपके पास ये जो सारे स्ट्रिंग लिटरल्स हैं जो भी डबल कोट्स के अंदर है, वो सारे के सारे स्ट्रिंग लिटरल्स हो क्या रहे होंगे, वो सारे के सारे स्ट्रिंग लिटरल्स इंटरनली जाकर एक स्पेशल एरिया में स्टोर हो रहे होंगे जिसका नाम है पूल। हालांकि वो हीप एरिया ही है, मतलब वो हीप के अंदर ही है वो स्पेशल एरिया, बट वो स्पेशल कुछ इस सेंस में होगा कि वहां पर हमारा सर्चिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगा, या फिर आप उस पूल ऑफ स्ट्रिंग्स में से किसी भी स्ट्रिंग को ढूंढना चाहते होगे वो आप बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ढूंढ पाओगे। तो एक स्पेशल एरिया क्रिएट कर दिया जावा के प्रोग्रामर्स ने, जिन्होंने जावा को डेवलप किया, जावा के डेवलपर्स ने एक तरह से, और वो पूल एरिया क्रिएट कर दिया, और इस पूल एरिया को इंटर्न एरिया भी बोलते हैं। मतलब हीप के अंदर एक स्पेशल एरिया, स्पेशल सेगमेंट ऑफ मेमोरी है, हीप के अंदर ही है, वहां पर आपके जाके सारे के सारे स्ट्रिंग लिटरल स्टोर होने वाले हैं। इस पूल में जाके सारे डबल कोट्स में जो भी आपने लिख रखे हैं वो स्टोर होंगे। हालांकि इस पूल का सिग्निफिकेंस क्या है, इस पूल का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर सिर्फ यूनिक स्ट्रिंग स्टोर होंगी, इस पूल में सिर्फ और सिर्फ यूनिक यानी डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट जो भी बोलना चाहो वही स्ट्रिंग लिटरल स्टोर होने वाले हैं। मतलब दो स्ट्रिंग्स, अगर दो स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग लिटरल को पॉइंट कर रही हैं, दो रेफरेंस वेरिएबल, तो दो अलग अलग स्ट्रिंग लिटरल नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। तो एक CSE नाम का स्ट्रिंग लिटरल बना, एक IT नाम का स्ट्रिंग लिटरल बना। अगर मैं लाइन बाय लाइन रन करवाऊं तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही मैंने बोला स्ट्रिंग S1 बनाओ तो उसने एक रेफरेंस वेरिएबल S1 बनाया, उसको CSE से पॉइंट करवा दो तो उसने स्ट्रिंग पूल में ढूंढा, क्या कोई CSE नाम की स्ट्रिंग थी, नहीं थी, तो उसने पहली बात CSE नाम की स्ट्रिंग बना दी और S1 को उस CSE नाम की स्ट्रिंग को पॉइंट करवाने लग गया। अगर मान लो ये 4000 था तो हमारा ये 4000 को पॉइंट कर रहा है। अब जब ये दूसरी लाइन चली, दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल बना S2 नाम का, उसने क्या देखा, उसने भी देखा कि भाई मैं भी CSE को पॉइंट कर रहा हूँ, तो पूल में ढूंढा होगा, सर्च किया होगा हमने, कुछ ना कुछ सर्चिंग लगाई होगी कि क्या ऑलरेडी CSE नाम की स्ट्रिंग मिल है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। पर ये जो सर्चिंग है ये बहुत ही फास्ट होगी। पूल एक काइंड ऑफ आपने एरिया सेग्रीगेट कर लिया जहाँ पे आप इजिली सारी स्ट्रिंग्स में सर्चिंग लगा सकते हो कि कौन सी स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है कौन सी नहीं। तो आपने देखा कि यार जो CSE है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, तो S2 भी क्या करेगा, इंटरनिंग की वजह से या स्ट्रिंग पूल की वजह से वो भी सेम स्ट्रिंग को पॉइंट करने लगेगा, वो एक नई स्ट्रिंग नहीं बनाएगा। हालांकि S3 उसने एक नया वेरिएबल बनाया, लेकिन क्या वो एक नई स्ट्रिंग भी बनाने वाला है, क्या वो एक नया ऑब्जेक्ट भी बनाएगा, हाँ या ना? यस, जो हमारा S3 है वो एक नया ऑब्जेक्ट भी बनाएगा, क्योंकि वो तो डिफरेंट स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, वो तो IT को पॉइंट कर रहा है। तो हमारा S3 ने IT को बेसिकली IT को पॉइंट करने लग गया एक नई स्ट्रिंग बना के। तो इंटरनिंग क्या है ये समझ आई, और क्यों करी ये भी समझ आई। क्या ये सबको समझ आया कि इंटरनिंग क्या है और क्यों करी गई है इंटरनिंग? किसी को डाउट इस पॉइंट में? अभी के लिए वो वाला डाउट क्लियर नहीं होगा कि कंकैटेनेशन लीनियर क्यों हुआ, क्यों कंकैटेनेशन में नई नई स्ट्रिंग्स बनी, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जावा ने स्ट्रिंग इंटरनिंग क्यों करी, फटाफट एडवांटेज कोई बता सकता है क्यों करी है हमने स्ट्रिंग इंटरनिंग, इससे हमें क्या फायदा मिल गया?
क्या डिसएडवांटेज था अगर हमने स्ट्रिंग इंटरनिंग नहीं करी होती तो? व्हाट इफ स्ट्रिंग इंटरनिंग इज नॉट देयर? व्हाट इफ स्ट्रिंग इंटरनिंग इज नॉट देयर? तो ये सीन हुआ था, मेमोरी वेस्ट नहीं हो रहा। इनएफिशिएंटली। लेकिन अगर मैंने स्ट्रिंग इंटरनिंग कर दी तो क्या अब मेमोरी एफिशिएंट सॉल्यूशन हो गया, रीयूजेबिलिटी हो गई। मैं सेम वेरिएबल्स को, सेम स्ट्रिंग लिटरल्स को अगर बार बार रीयूज कर पा रहा हूँ, सेम स्ट्रिंग लिटरल्स को, तो फिर मेरा जो सॉल्यूशन है वो मेमोरी एफिशिएंट है। मतलब आपके पास बहुत ही लिमिटेड स्ट्रिंग्स होंगी पूल के अंदर जो डिफरेंट होंगी, यूनिक होंगी। मतलब गिनती की जितने डिपार्टमेंट होंगे उतनी स्ट्रिंग्स होंगी, अगर इस वाले रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें। सो आपके पास ये जो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है इम्यूटेबिलिटी का या फिर इंटरनिंग का, ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा बहुत बार ही होता है, यूजुअली होता ही है ऐसा कि आपके पास बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं जो सेम डेटा को पॉइंट करती हैं। ऐसा बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि हर एक स्ट्रिंग नए नए डेटा को पॉइंट कर रही हो। अब अगर आप कोई फोन डायरेक्टरी बना रहे हो या कोई डिक्शनरी बना रहे हो तब अलग बात है, डिक्शनरी में फोन डायरेक्टरी में हर एक जने का नया नंबर होगा, वो अलग बात है। ऐसे केसेस में आपको जावा में स्ट्रिंग नहीं बनानी चाहिए, आपको कुछ और बनाना चाहिए। लेकिन जब भी आपके पास ऐसा कोई मतलब आप बोल सकते हो एग्जांपल हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास सेम स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, बहुत सारे लोगों का सेम डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारे लोगों का आप बोल सकते हो मे बी सेम लोकेशन हो, इस तरह की चीजें, तो आप स्ट्रिंग इंटरनिंग लगाओ, मतलब स्ट्रिंग्स को बनाओ। स्ट्रिंग बनाओगे तो इंटरनली स्ट्रिंग इंटरनिंग हो रही होगी। कैसे हो रही होगी अगेन वो कोड में आप जाके देख सकते हो, मतलब वहां पर एक हिंट है कि स्ट्रिंग इंटरनिंग होगी, और मैं दिखा देता हूँ कैसे। जेडीके लाइक जावा का, अगर मैं स्ट्रिंग जेडीके 8 का कोड खोलूं, यहाँ पर अगर मैं इंटर्न नाम का वर्ड सर्च करूं तो एक फंक्शन होगा इंटर्न नाम का। एक नेटिव मेथड है। नेटिव मेथड मतलब एक ऐसा मेथड जो कि मशीन डिपेंडेंट है, मतलब आप डायरेक्टली उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से लाइक नेटिव कॉल करोगे, सिस्टम कॉल करोगे। इसमें इंटरनली कोई और लैंग्वेज में कोड लिखा गया होगा, वो इतने जानने की जरूरत नहीं है। एक नेटिव फंक्शन है इंटर्न नाम का, जिसकी वजह से इंटरनिंग हो रही है, जिसकी वजह से जावा इंटरनली क्या कर रहा है, स्ट्रिंग्स में इंटरनिंग लगा रहा है। यानी स्ट्रिंग्स में जो भी सारी स्ट्रिंग्स है वो यूनिकली स्टोर्ड हो रही हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स कंबाइन हो रही हैं, एक ही स्ट्रिंग बन रही है और वो पूल में जाके स्टोर हो रही है, एक स्पेशल एरिया में जाके स्टोर हो रही है जो कि हमारा स्ट्रिंग पूल नाम का एरिया है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब एडवांटेज तो समझ लिया कि यार मेमोरी एफिशिएंसी हमें चाहिए थी ताकि सारी स्ट्रिंग्स इतना ना हो कि अगर 100 लिटरल्स हैं तो 100 रेफरेंस वेरिएबल है तो 100 लिटरल्स बने, ऐसा ना हो। जितने यूनिक लिटरल्स हैं उतने ही आपके पास बनने चाहिए। तो उसके लिए आपने मेमोरी एफिशिएंसी के लिए स्ट्रिंग इंटरनिंग करी, बट इसका कोई डिसएडवांटेज भी होगा या फिर इसकी कोई इम्प्लीकेशन भी होगी। डिसएडवांटेज बोलना गलत होगा, इसकी कोई इम्प्लीकेशन भी होगी। इम्प्लीकेशन मतलब इसका कोई प्रभाव, वो प्रभाव अच्छा है बुरा है वो बोलना अभी के लिए वैलिड नहीं है कि यार इंटरनिंग की वजह से दुष्प्रभाव ही पड़ेंगे, डिसएडवांटेजेस ही होंगे, ऐसा नहीं है। इम्प्लीकेशंस है, अच्छा मानना चाहो तो मान सकते हो, बुरा मानना चाहो भी वो भी मान सकते हो। दो इम्प्लीकेशंस है, एक तो आपके पास आ जाएगा, या मेजरली आप अगर इम्प्लीकेशन बोलना चाहोगे अभी के लिए तो एक ही बोल लो। जो इम्प्लीकेशन मेनली आ रही है वो आपकी आ रही है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी की। स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, strings are immutable in Java. Strings are immutable in Java. इस लाइन का कोई मतलब बताएगा मुझे, इम्यूटेबल वर्ड का कोई मीनिंग बताएगा मुझे, जिसको पहले से ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता उनमें से कोई। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? जो चेंज ना हो सके। इम्यूटेबल मतलब म्यूटेट ना कर सके, म्यूटेट मतलब चेंज, जो चीज चेंज ना हो पाए। द थिंग विच वी कैन नॉट मॉडिफाई, कैन नॉट अपडेट या कैन नॉट चेंज या कैन नॉट मॉडिफाई, कुछ भी बोलना चाहो एक ही बात है। सो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा, ये इम्प्लीकेशन क्यों है स्ट्रिंग इंटरनल की वो समझते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, हमने 3 स्ट्रिंग्स बनाई थी, वही ये 3 स्ट्रिंग्स क्योंकि इंटरनिंग हो रही थी तो हमने बोला कि यार 2 ही स्ट्रिंग्स बनाओ हीप के अंदर, पूल के अंदर स्पेसिफिकली। तो पूल के अंदर हमने जो कि हीप का ही पार्ट है उसमें हमने सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग्स बनाई, एक तो CSE नाम की स्ट्रिंग लिटरल बनाई और एक आपने IT नाम का स्ट्रिंग लिटरल बनाया। और 3 रेफरेंस वेरिएबल है स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर
आपके पास एक S1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल है, एक S2 नाम का रेफरेंस वेरिएबल है, एक S3 नाम का रेफरेंस वेरिएबल है। S1 और S2 दोनों ही CSE को पॉइंट कर रहे हैं, S3 IT को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन अब सोच के देखो, मान लो इस पॉइंट पर मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसा करना अलाउड हो कि जो S1 है वो क्या करता है, उसका डिपार्टमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। मान लो S1 अब CSE में नहीं है, मान लो S1 अब मे बी IT में चला जाता है या फिर किसी और ब्रांच में चला जाता है, मान लो IT ले लेते हैं। कल के दिन अब आप अपडेशन कर रहे हो, S1 को बोल रहे हो कि अब वो IT में है। तो अगर अब S1 IT में है तो क्या मुझे ये कर देना चाहिए कि क्योंकि S1 CSE को पॉइंट कर रहा था तो इसको अपडेट करके अब मैं IT कर दूंगा? शुड दिस बी डन? क्या ये करना सही है ओवरऑल सिस्टम के लिए या फिर ओवरऑल सिस्टम की कंसिस्टेंसी के लिए? नहीं। क्या गड़बड़ हो गई? कोई गड़बड़ बता सकता है? ये चीज करने से क्या गड़बड़ हो गई? भाई S2 का भी IT हो गया क्योंकि S1 इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, लेट से 4000 को, S2 भी 4000 को पॉइंट कर रहा था। S1 ने अपडेट करवा के CSE को अगर IT करवा दिया, अपडेशन तो ऑब्जेक्ट में ही होएगा, तो आपने S1 को अगर अपडेट करवा के IT करवा दिया तो S2 भी अब क्या करेगा, वो भी IT को देखने लग जाएगा। हालांकि अपडेशन तो आपने सिर्फ S1 में करवाया था, लेकिन S2 खुद ब खुद चेंज हो गया। S2 चेंज्ड बट यू डू नॉट वांट टू चेंज इट। S2 चेंज हो गया लेकिन नॉट नीडेड, मतलब वो चेंज मेरे को चाहिए नहीं था, मैंने मांगा ही नहीं था वो चेंज। तो इनकंसिस्टेंसी आ गई। इनकंसिस्टेंसी आप डेटाबेस में भी पढ़ते हो, आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट बन गया, रेस कंडीशन आ गई। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट डेटा आ गया, मतलब आप तो सोच रहे थे कि S2 तो CSE को पॉइंट कर रहा है, लेकिन इंटरनली क्या हो गया, इंटरनली गद हो गया डेटा। इंटरनली S2 जो है वो IT को पॉइंट कर रहा है, आपने कुछ और सोचा, हो कुछ और गया। तो ये दिक्कत आ रही है, ये डिसएडवांटेज आ रही है अगर स्ट्रिंग इंटरनिंग हो रही है तो इस दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए, अगर स्ट्रिंग इंटरनिंग हो लेकिन स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी ना हो, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी डज नॉट हैपन, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो क्या हो रहा है, तो ये जो नीचे लिखा है वो हो रहा है। अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी इम्प्लीमेंट नहीं होती तो ये होता। क्या ये बात समझ आई है सबको? पहले हमने समझा कि अगर स्ट्रिंग इंटरनिंग ना होती तो क्या होता, फिर हमने देखा स्ट्रिंग इंटरनिंग अगर होगी तो कैसे बच जाएंगे हम उस चीज से, फिर स्ट्रिंग इंटरनिंग हो रही है तो स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी ना होती तो क्या होता, वो देख लिया हमने। और अब फाइनली अब चौथी चीज देखने वाले हैं, फिर अब स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी होगी तो क्या होगा। क्या ये बात समझ आई है कि अगर ये हो रहा होता, ये अलाउड होता चेंज करना, तो दिक्कतें आ जाती? अलाउड करना, अगर चेंजेस करना अगर अलाउड होता तो स्ट्रिंग में। सो अब फाइनली हो क्या रहा है, फिर वापस से इन तीन चीजों को कॉपी करेंगे। आपने ये तीन चीजें बनाई, हीप में 2 ऑब्जेक्ट्स बने होंगे, इसको भी कॉपी मारते हैं। स्टैक में 3 रेफरेंस वेरिएबल बने होंगे, स्टैक में 3 रेफरेंस वेरिएबल, हीप में 2 ऑब्जेक्ट्स, एक तो है आपका CSE नाम का और एक है आपका IT नाम का। अब इंटरनली क्या होगा, जैसे ही आप लिखोगे S1 इज इक्वल टू IT, तो अब दूसरा सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन क्या था, CSE को IT बना दो, वो गलत था क्योंकि उससे बाकी लोगों का भी इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रिंग्स ऐसा हो सकता है कि वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही हो। यही तो रीजन था कि हमने इम्यूटेबिलिटी करी थी, हमने इंटरनिंग करी थी कि मेमोरी एफिशिएंसी बन जाए, बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल सेम स्ट्रिंग को पॉइंट करे, मेमोरी वेस्टेज ना हो, इसलिए इंटरनिंग करा। लेकिन अब वही दिक्कत आ रहा है कि क्योंकि बहुत सारे स्ट्रिंग्स या बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही लिटरल को पॉइंट कर रहे हैं, उस लिटरल में कुछ भी चेंजेस आएंगे तो वो बाकी सबको भी दिखेंगे। हालांकि बाकी सब वो चेंजेस देखना नहीं चाहते, चेंजेस आप जिस स्ट्रिंग में कर रहे हो सिर्फ वही देखना चाहता है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इंस्टेड ऑफ इस वाले CSE को IT बनाने के और क्या कर सकते हैं सच दैट S1 IT बन जाए और S2 CSE रहे? कोई बता सकता है क्या करें? व्हाट शुड वी डू? भाई S1 तू उस वाली स्ट्रिंग को पॉइंट मत करना, तू CSE वाली स्ट्रिंग को पॉइंट मत कर, क्योंकि वो CSE वाली स्ट्रिंग तो एक कांस्टेंट है। याद करो, सबसे पहला वर्ड मैंने बोला था स्ट्रिंग लिटरल्स यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग जावा में कांस्टेंट होती है। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग एक बार बन गई CSE तो बन गई, अब इसको कोई छेड़ नहीं सकता, अब एक बार बन गई तो बन गई। अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो ये बन गई,
तो अब ये हिल नहीं सकती। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको S1 को हिलाना है, आपको S1 को ही चेंज करना पड़ेगा। अब आपको S1 को ही बोलना है भाई तू IT को पॉइंट करने लग जा। तो इंस्टेड ऑफ इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे और उसको अपडेट करके IT बना दे, तू खुद ही IT को पॉइंट करने लग जा ना, अगर IT नाम की कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है तो। हालांकि अब इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे जो IT नाम की स्ट्रिंग एग्जिस्टिंग थी तो आपने IT से अपडेट करवा दिया। लेकिन अब कल को मान लो S2 अपडेट होकर मैकेनिकल बनता है या फिर EC नाम की स्ट्रिंग बनता है, तो क्या EC नाम की स्ट्रिंग अभी हाल फिलहाल मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है क्या, मतलब मेरे हीप में या मेरे पूल में अवेलेबल है क्या? नहीं। तो ऐसे सीन में क्या होगा, इस वाली लाइन की वजह से क्या होगा, इस वाली लाइन की वजह से पहले तो आपका एक नया स्ट्रिंग बनेगा, क्योंकि आप उसी सेम स्ट्रिंग को अपडेट नहीं करवा सकते। हालांकि अभी मेरे वाले इस गिवन एग्जांपल में CSE को और कोई नहीं पॉइंट कर रहा S2 के अलावा, बट स्टिल S2 उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटी थी कि और भी स्ट्रिंग्स पॉइंट कर रही हो CSE को। तो S2 क्या करेगा, S2 को अगर EC बनना है तो वो ये वाला लिंक तोड़कर एक नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जिसमें आपका कंटेंट ECE आप पुट करोगे। तो ये जो कंटेंट बेसिकली ये जो आप अपडेट कर रहे हो, S2 को अपडेट करके EC बना रहे हो, ये पॉसिबल तो है, आप S2 को अपडेट करके EC बना सकते हो, S1 को अपडेट करके IT बना सकते हो, लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे थे वैसे पॉसिबल नहीं है। वो एक नई स्ट्रिंग बना रहा है, अगर वो अवेलेबल नहीं थी तो, अगर अवेलेबल थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं थी तो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? अब ये फायदा है नुकसान है, क्या ये फायदा है, ये जो चीज हो रही है इससे क्या फायदा मुझे मिल रहा है या फिर ये मेरे लिए डिसएडवांटेज है? ये प्रो है या कौन है, कोई बताएगा? इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग? मेरे को बताओ, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी जावा में क्यों करी हमने? अनम्यूट करके कोई भी बता दे यार, जिसने पहले से पढ़ रखा है वो भी, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी जावा में क्यों करी हमने? सर इनकंसिस्टेंसी ना हो, इनकंसिस्टेंसी हो क्यों रही थी? क्योंकि अगर हम एक को भी चेंज कर रहे थे तो मतलब कि फिर वो सारे को दिक्कत कर दे रहा था। लेकिन अगर मान लो मैं इंटर्निंग करता ही नहीं, अगर इंटर्निंग करता ही नहीं, इस वाले केस में S1 कंप्यूटर साइंस को ना पॉइंट करके अगर IT इसमें चेंजेस कर लेता, अगर इंटर्निंग नहीं हो रही थी तो क्या इनकंसिस्टेंसी होती? नहीं फिर तो नहीं होती, लेकिन फिर मेमोरी वेस्ट काफी होती। फिर तो नहीं होती। बेसिकली ये पूरी चेन चल रही है, क्योंकि मेमोरी वेस्टेज हुई। ये जो पूरी चेन चल रही है मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, क्योंकि मेमोरी वेस्टेज हो रही थी। अगर आप इंटर्निंग नहीं कर रहे थे तो इफ इंटर्निंग इज नॉट हैपनिंग, ऐसे केस में मेमोरी वेस्टेज हो रही थी। तो मेमोरी वेस्टेज को रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपने इंटर्निंग लाई। आपने ये बोल दिया कि भाई एक मैं पूल क्रिएट करूंगा जिसमें मैं सारी स्ट्रिंग्स को यूनिकली स्टोर करूंगा। लेकिन क्योंकि इंटर्निंग लिया है तो इससे ऑब्वियसली मेमोरी वेस्टेज तो रुक गई, मेमोरी एफिशिएंट तो सोल्यूशन बन गया। लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से अब आपके जो भी स्ट्रिंग्स हैं वो बेसिकली मल्टीपल स्ट्रिंग्स एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है। तो इस वजह से अगर आप इंटर्निंग करते हो लेकिन आप इम्यूटेबिलिटी नहीं लाते तो इनकंसिस्टेंसी इश्यूज आते हैं आपके डेटा में। हो सकता है आप किसी और डेटा को अपडेट कर रहे हो लेकिन कोई और उस डेटा को अपडेट करते हैं तो वो आपको भी वो अपडेटेड डेटा दिखने लग जाए। सो इनकंसिस्टेंसी कैन हैपन इफ इम्यूटेबिलिटी विल नॉट हैपन। अगर इंटर्निंग होने के बाद इम्यूटेबिलिटी नहीं लगाते आप तो आपके डेटा में इनकंसिस्टेंसी आएगी। उसको रोकने के लिए हमने क्या करा, उसको रोकने के लिए हमने इम्यूटेबिलिटी ले आए कि यार डेटा को अपडेट ही मत करो, डेटा में चेंजेस ही नहीं कर सकते। करना भी है चेंजेस तो नई स्ट्रिंग को पॉइंट करो, नई स्ट्रिंग को पॉइंट करने लगो। उस स्ट्रिंग में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उस स्ट्रिंग को एज इट इज छोड़ दो, नई स्ट्रिंग को पॉइंट करने लग जाओ। तो इम्यूटेबिलिटी जो हमारी आई, इससे इंटर्निंग तो रही रही, आप मेमोरी वेस्टेज तो अभी बचा ही रहे हो, लेकिन साथ के साथ इनकंसिस्टेंसी भी बचा पा रहे हो। दोनों चीजें हमारी अचीव हो पा रही है। ना तो कोई इनकंसिस्टेंसी है अब इम्यूटेबिलिटी की वजह से, और मेमोरी वेस्टेज तो ऑब्वियसली आपने बचा ही ली थी क्योंकि आपने इंटर्निंग करी थी। क्या ये रीजन समझ आ रहा है, क्या ये चेन समझ आ रही है कि एक चीज को रोकने के लिए हम एक चीज करी, उस चीज से कुछ चीज हो गई, उस चीज को रोकने के लिए हमने दूसरी चीज करी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है। अभी मैंने बोला स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है,
ऑब्वियसली इसका यही मतलब है ना, आप स्ट्रिंग में अपडेशन नहीं कर पा रहे तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। लेकिन फिर ये कैसे कर पा रहे हो, ये भी तो स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हो। ये भी तो आप S1 में CSE पढ़ा था तो आप IT डाल रहे हो, S2 में CSE पढ़ा था तो आप ECE डाल रहे हो, ये तो चेंजेस ही हो रहे हैं। ये क्यों अलाउड है, स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है। हालांकि मेमोरी मैपिंग तो में आप ये काम कर रहे हो, बट व्हाई इज दिस अलाउड? यहाँ पे तो फिर रेफरेंस चेंज कर रहे हैं ना, रेफरेंस चेंज करने में दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेफरेंस वेरिएबल अपडेट हो रहे हैं। रेफरेंस वेरिएबल कैन बी अपडेटेड। आपका क्या अपडेट नहीं हो सकता, क्या फिक्स्ड है, क्या कांस्टेंट है? ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है। जो हीप में पड़ा है वो कांस्टेंट है, जो स्टैक में पड़ा है वो सिर्फ एक वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, जो आज किसी को पॉइंट कर रहा है कल किसी को पॉइंट करेगा, वो आज किसी को देख रहा है कल किसी और को देखेगा, वो उसका कोई दिन ईमान नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बने हैं, जो हीप में बने हैं, स्ट्रिंग पूल के अंदर जो बने हैं, वो एक बार बन गए तो बन गए। सो अब जो लाइन आ रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए, ये पूरी चीज जो हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा, उसको प्रॉपरली बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हो आप बोलो रेफरेंस वेरिएबल्स आर म्यूटेबल। रेफरेंस वेरिएबल तो हम चेंज कर सकते हैं, हम किसी स्ट्रिंग के रेफरेंस वेरिएबल को, वो किसी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा हो तो वो किसी और स्ट्रिंग को पॉइंट करने लगे, ये पॉसिबल है। रेफरेंस वेरिएबल्स आर म्यूटेबल, आज CSE को पॉइंट कर रहे हो कल IT को पॉइंट कर सकते हो, बट इंस्टांस या फिर ऑब्जेक्ट आर नॉट। जो आपने हीप में बनाया है, लिटरल जो बनाया है, इंस्टांस या फिर ऑब्जेक्ट को इंस्टांस बोलते हैं, जो आपने हीप के अंदर क्रिएट करा है वो इम्यूटेबल है, उनको चेंज नहीं कर सकते, दे आर इम्यूटेबल। तो राइट हैंड साइड वाली चीज इम्यूटेबल है, लेफ्ट हैंड वाली साइड नहीं है। जो हमारा सिंटैक्स होता था स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू दिस थिंग, ये चीज म्यूटेबल है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। क्या ये लास्ट लाइन भी समझ आई है? मतलब क्या अलाउड है, अगर आप स्ट्रिंग आज हेलो डाल रहे हो तो आप ये तो कर सकते हो कि स्ट्रिंग में हेलो आज है तो आप स्ट्रिंग को कल के दिन हेलो की जगह वर्ल्ड से अपडेट कर दो। रेफरेंस वेरिएबल में अपडेट कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल कैन बी अपडेटेड। हालांकि क्या रेफरेंस वेरिएबल अपडेट करना लाइक आपका कॉस्टली भी हो जाएगा, है या ना? क्या रेफरेंस वेरिएबल में अपडेशन कॉस्टली हो जाएगा किसी किसी सिनेरियो में? अगर वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो आप एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे होगे। लेकिन क्या चीज अलाउड नहीं है, जो चीज अलाउड नहीं है वो ये है कि आप इसी सेम स्ट्रिंग में कुछ एडिट करना चाहो। मान लो उस स्ट्रिंग का मान लो 0th कैरेक्टर जो है वो आप H की जगह D करना चाहो, ये नहीं कर सकते आप ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब इसी स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को D बना दो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आप फिर ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो ना। तो ऐसे कोई फंक्शंस जावा में अवेलेबल ही नहीं है स्ट्रिंग के ऊपर जो कि कैरेक्टर्स को सेट करवा पाए। जावा की स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कैन नॉट बी अपडेटेड इन अ स्ट्रिंग। अगर कैरेक्टर्स अपडेट करने हैं तो आपको या तो कैरेक्टर एरे बनानी पड़ेगी या फिर आपको स्ट्रिंग बिल्डर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बनाना पड़ेगा। कैरेक्टर्स कैन नॉट बी सेट इन जावा। रेफरेंस वेरिएबल अपडेट कर सकते हो, किसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को अपडेट नहीं कर सकते, यानी ऑब्जेक्ट को अपडेट नहीं कर सकते। क्या ये डिस्कशन जो लास्ट में अभी हमने करा है ये भी समझ आया है? अभी तक किसी को डाउट? मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, सो इम्यूटेबिलिटी आई तो इसकी वजह से दिक्कत क्या आ गई? इम्यूटेबिलिटी आई तो दिक्कत क्या आ गई? इम्यूटेबिलिटी इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व करता है, जो किस लिए आ रही थी? क्योंकि इंटरनिंग थी, हम इंटरनिंग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मेमोरी वेस्टेज को रोकना था। लेकिन इम्यूटेबिलिटी हमने लगाई तो क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है अब? जो उस प्रॉब्लम में भी थी, कंकैटिनेशन वाली प्रॉब्लम में ABC एक एक करके कैरेक्टर्स अपेंड करे, तो अब इम्यूटेबिलिटी की वजह से क्या हो गया दिक्कत? जब भी कोई नया स्ट्रिंग आएगा तो फिर उसको दोबारा मतलब बनाना पड़ेगा उसको। New strings are created on every modification. New strings are created on every modification. आप एक स्ट्रिंग में कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हो, कुछ भी कंकैटिनेशन करते हो, उस स्ट्रिंग को अपडेट करते हो तो एक नई स्ट्रिंग बनती है, और नई स्ट्रिंग बनना तो कॉस्टली है, टाइम के हिसाब से कॉस्टली है। मतलब बात वही आ जाती है जो हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ी थी, ट्रेड ऑफ। आप मेमोरी बचाने जाओगे तो टाइम टाइम में दिक्कत आएगी, मेमोरी बचाने गए तो पूरा लंबी साइकिल में तो यही निकला कि टाइम कॉस्टली हो गया। अब आपका ये जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है या फिर ये स्ट्रिंग को अपडेट करने वाला ऑपरेशन है, ये आपका बहुत ही कॉस्टली ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी बार अपडेट करोगे उतनी बार वो पहले तो पूल में सर्च करेगा ऐसी कोई नई स्ट्रिंग है भी या नहीं,
और होगी तो ठीक है, लेकिन नहीं होगी तो वो एक नई स्ट्रिंग बनाएगा। नई स्ट्रिंग बनाने के लिए वो ऑब्वियसली सारे कैरेक्टर्स के ऊपर एक एक करके इंसर्ट ऑपरेशन करेगा, सो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है मोस्ट प्रोबेबली वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि यार स्ट्रिंग्स बहुत सारे सिनेरियो में यूज आएगी। जब भी हमें इम्यूटेबिलिटी चाहिए होगी तब तो ठीक है, लेकिन जब मेरे को इम्यूटेबिलिटी नहीं चाहिए होगी, यानी जब मेरे को इंटरनिंग ही नहीं चाहिए होगी, तो उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आंसर स्ट्रिंग बिल्डर है उसका। लेकिन स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट था, जो भी सारी थ्योरी थी, वो आज की क्लास में खत्म होती है। स्ट्रिंग पूल, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी की, रेफरेंस वेरिएबल में इम्यूटेबिलिटी होती है, नहीं ऑब्जेक्ट में होती है, ये भी हमने समझ लिया। कल की क्लास में ये बाकी का जो टॉपिक है ये समझेंगे। कल की क्लास इन द सेंस थर्सडे वाली क्लास। तो क्या आज की क्लास कुछ नया पढ़ने को मिला, कुछ नया सुनने को, नया सीखने को, जो अब तक नहीं पढ़ रखा था, या फिर रिवाइज भी हो गया जिन्होंने पढ़ भी रखा था मेरे से? ठीक है, कुछ पूछना चाहो लास्ट? जरूरी नहीं है स्ट्रिंग से ही पूछना हो। हेलो प्लस 12 लाइन एरर क्यों नहीं दे रहा? कौन सी लाइन में यार शिवम, मेरे को पर्टिकुलरली समझ नहीं आ रहा कौन सी लाइन की बात कर रहे हो आप? हेलो प्लस 12 समझ नहीं आया। मैंने तो कहीं यूज ही नहीं कहा हेलो प्लस 12। अच्छा, जाते जाते एक चीज कोई बताएगा, क्या ये चीज अलाउड है जावा में? आपने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो, उसमें मैं करता हूँ str, या पहले एरे बनाता हूँ। एक मैंने कैर एरे बनाई, कैर एरे इज इक्वल टू हेलो, उसमें डाल दिया मैंने हेलो एक एक करके, h, फिर e, फिर l, फिर l, और फिर o। और इस एरे का अगर मैं जीरो इंडेक्स अपडेट करके h की जगह d करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है? क्या एरे में आप किसी भी इंडेक्स पर अपडेशन कर सकते हो? क्या एरे में इंटरनिंग होती है क्या? कैरेक्टर एरे में, एरे में इंटरनिंग नहीं होती तो एरे में इम्यूटेबिलिटी भी नहीं होती। एरे में इंटरनिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर इंटरनिंग नहीं हो रही तो फिर इम्यूटेबिलिटी भी नहीं है। मतलब एरेज आर म्यूटेबल, एरे में आप किसी भी इंडेक्स को चेंज करना चाहो वो सेम ही एरे चेंज होती है, वो नई एरे नहीं बनती। तो अगर आप अब एरे को प्रिंट करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR ऑफ इंडेक्स को, एक एक करके सारे इंडेक्सेस को प्रिंट करके, अगर मैं सबसे पहले एरे का ही दिखा दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो आपका हेलो का डेलो बन गया, मतलब आपने एच को डी बना दिया। लेकिन यही सेम चीज अगर आप स्ट्रिंग में करना चाहोगे तो पहली बात, स्ट्रिंग में तो स्क्वायर ब्रैकेट होता ही नहीं, तो आपको स्ट्रिंग डॉट कैरेट ही मिलता है। तो आप स्ट्रिंग डॉट कैरेट को लेफ्ट हैंड साइड पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? जो स्ट्रिंग डॉट कैरेट होता है वो सिर्फ गेट करने के काम आता है, वो पुट करने के काम या सेट करने के काम नहीं आता। कैरेट सिर्फ आपको वो उस कैरेक्टर को लाकर दे देगा, रिटर्न कर देगा। तभी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं एक्चुअल में, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि आप उस वेरिएबल को या फिर उस कैरेक्टर को अपडेट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वो मिल सकता है, रीड हो सकता है, लेकिन वो अपडेट नहीं होगा। CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, आपने जब स्ट्रिंग क्रिएट करी, बन गई, एक बार फिक्स हो गई ऑब्जेक्ट, जब आप उसको रीड करना चाहोगे तो आपको कैरेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str। हालांकि आप स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को अपडेट नहीं कर सकते, यानी ये वाली लाइन पे एरर आएगी, दिस इज अ कंपाइलेशन एरर। ऐसी कोई लाइन होती ही नहीं। आप कैरेक्टर ऐड को लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिटर्न करता है कैरेक्टर को, और आपका ये बेसिकली सेट करने के काम नहीं आता। इज इट क्लियर? ये लास्ट पॉइंट भी क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ से लिख दिया मैंने, इम्यूटेबिलिटी भी नहीं हो रही। इम्यूटेबिलिटी, ये लिखा गया नहीं जा रहा, आई डोंट नो, अब लिखता हूँ। ओके ठीक है, हो गया। किसी को कुछ पूछना है?
आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। बाकी जो स्ट्रिंग बिल्डर वगैरह है, स्ट्रिंग बफर है, हैश कोड, या फिर आप बोल सकते हो इक्वल्स फंक्शन, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर, जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स है वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हेलो और 12 को कंकैटिनेट किया तो एरर आएगा क्या? नहीं, एरर नहीं आएगा। बेसिकली वो इंटरनली क्या करेगा, हेलो और 12 को कंकैटिनेट करने के लिए वो पहले 12 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा यूजिंग टू स्ट्रिंग फंक्शन, और फिर वो जाके कंकैटिनेशन परफॉर्म करेगा। तो अगर आप स्ट्रिंग और इंटीजर में कंकैटिनेट करते हो या फिर स्ट्रिंग और कैरेक्टर में भी करते हो, तो पहले वो उस कैरेक्टर को स्ट्रिंग बनाता है और फिर उस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करता है। क्लियर है शिवम? और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक मतलब आप ही का ही मैसेज है 3 लगातार बार। ठीक है, फिर एंड करते हैं, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो। अभी भी वैसे मैं रुका हूँ 2 मिनट के लिए, अगर किसी को कुछ पूछना हो।